आजकल इंटरनेट की वजह से हर कोई कनेक्टेड हो गया है और काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड हो गया है। पर इससे एक इश्यू बड़ी बाहर आती है, वो है सिक्योरिटी की। और जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनके लिए और प्रॉब्लमैटिक होती हैं क्योंकि उनके इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं और इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं कि अगर उसको कोई भी चीज़ हो जाए, तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग एथिकल हैकर्स की मदद लेते हैं अपने प्रोडक्ट को और सेफर बनाने के लिए, सिक्योरिटी वाइज़। तो जो एथिकल हैकर्स होते हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है इस फील्ड में। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग सीखेंगे कि एथिकल हैकर्स कौन होते हैं, हम कैसे एथिकल हैकर्स बन सकते हैं और जो एथिकल हैकिंग के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। ये हमें एक अच्छा सा फ्रेमवर्क देगी अपने करियर को बनाने के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में। ये एक फ्री इनिशिएटिव है जो ग्रेट लर्निंग ने चालू किया है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा कोर्सेज मिलेंगे जिसमें आपको हजारों घंटों का फ्री कंटेंट मिलेगा और वो भी खूब सारी बड़ी इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर। और ये सब कंप्लीटली फ्री रहेंगे। रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाइए। लिंक्स आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आप कभी भी हमारे वीडियोस या कोई नए अपडेट्स को नहीं मिस करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो हमें थोड़ा प्यार दिखाएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सबके साथ भी यही नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस या कोई सजेशंस हैं तो उसको नीचे कमेंट्स सेक्शंस पे लिखें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं राम ग्रेट लर्निंग से और ये है हमारा ट्यूटोरियल एथिकल हैकिंग का हिंदी में। तो दोस्त लोग, हम लोग इस ट्यूटोरियल में एथिकल हैकिंग के बेसिक्स के बारे में जानने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है एथिकल हैकिंग जब आप सोचते हैं वो है कि हैकिंग क्या होता है। तो अगर आप हैकिंग का प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो ये बोलता है कि हैकिंग जो है वो एक प्रिंसिपल है जहाँ पे एक इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कोई भी सिक्योरिटी फ्लो को, तोड़ने की कोशिश करते हैं कोई भी सिक्योरिटी फ्लो को। तो यहाँ पे बेसिकली आप एक साइबर डोमेन को ले रहे हैं और उस साइबर डोमेन में अगर कोई सर्टेन आपके सिक्योरिटी फ्लोज बने हुए हैं और उनको जब कोई आदमी तोड़ता है या फिर कोई लोग एक तोड़ते हैं तो हम लोग उस चीज को हैकिंग कहते हैं। जब कोई आदमी या फिर कोई ग्रुप ऑफ लोग सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं, उसके फ्लोज को तोड़ना चाहते हैं। तो ये एक्चुअली कुछ बुकिश डेफिनेशन होगी हैकिंग की। हैकिंग एक्चुअली एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, मतलब बहुत बड़ी फील्ड है। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये रिलेटेड है पर्टिकुलर एक टॉपिक से। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो अकाउंट हो सकती हैं हैकिंग के लिए। और ये भी बात होगी कि हर टाइप की हैकिंग इलीगल हैकिंग नहीं होती है। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं हैकिंग के बारे में। तो जब भी आप हैकिंग के बारे में और देखते हैं तो हमेशा ये आता है, आपके तीन टाइप ऑफ हैकर्स होते हैं। एक तो ब्लैक हैट हैकर्स, आपके फिर ग्रे हैट हैकर्स और आपके वाइट हैट हैकर्स। तो जो एथिकल हैकिंग है वो आपके वाइट हैट हैकर्स में आती है। तो चलिए हम लोग एक एक करके बताते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो बेसिकली आपके मूवी क्लिशे वाले हैकर्स होते हैं जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस के सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट में घुसने की कोशिश करते हैं या फिर कोई फिर घुसने के बाद वो कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये हार्म जो पहुंचाते हैं वो बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि वो उनका ये गोल हो सकता है कि वो सिस्टम को एक्सप्लॉइट करें अपने ओन गोल के लिए, और फिर पैसे को चुराएं। कोई प्रोपेगेंडा हो तो उसको स्प्रेड करें, या फिर कोई इंफॉर्मेशन हो वो इंफॉर्मेशन को चुराएं, या फिर सिस्टम को बस ब्रेक करना चाह रहे हैं तो सिर्फ वही करें। तो जाके ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो बेसिकली आपके गंदे टाइप वाले हैकर्स होते हैं जो अपने खुद के लिए दूसरों को हार्म करते हैं। तो ये आपके स्टैंडर्ड जो हैकर वाली इमेज बनी होगी डार्क वेब और डीप वेब वाले जो हैकर्स होते हैं।
फिर आपका आता है वाइट हैट हैकर्स। तो वाइट हैट हैकर्स जो होते हैं वो दूसरे स्पेक्ट्रम पे होते हैं, मतलब कि वो जो काम करते हैं वो बेसिकली आप कह सकते हैं अच्छा काम करते हैं। तो जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं वो बेसिकली आपके एथिकल हैकर्स होते हैं, जो कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर गवर्नमेंट्स के लिए काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली हैक करते हैं, पर वो हैक करते हैं परमिशन के साथ। ये ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन के साथ हैक कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट की परमिशन से हैक कर सकते हैं। तो वो लोग एक्चुअली हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, उनका एंड गोल ये है कि वो कैसे कंपनी की सिक्योरिटी सिस्टम को और बेटर बना सकें, या फिर कोई कॉर्पोरेट एस्पिनाज कर पाए। तो ये जो हैकर्स होते हैं आपके वाइट हैट हैकर्स, या फिर आप उनको एथिकल हैकर्स कह लीजिए, उनको एक अच्छे से टूल सेट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन से, और वो टूल सेट वो लोग यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच करने की, और उसकी एक सिक्योरिटी रिपोर्ट बनाने की। अब ये सिक्योरिटी रिपोर्ट क्या बना रहे हैं उस सिस्टम की, तो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, वो बेसिकली ट्राई करते हैं कोई भी ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको ब्रीच करने की कोशिश करते हैं। ये उनका तरीका होता है सिक्योरिटी फ्लॉज निकालने का। अगर वो ब्रीच कर पाते हैं तो इसका मतलब उसमें कोई वल्नरेबिलिटीज हैं जिसको यह वाइट हैट हैकर एक्सप्लॉइट कर पा रहा है। तो वाइट हैट हैकर जब ब्रीच कर लेता है तो फिर वो कंपनी को जिसने उसको हायर किया है उसको एक रिपोर्ट बना के देता है, जिसमें वो बताता है कि आपके आपकी जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, कहाँ कहाँ फ्लोज में इश्यूज हैं, और क्या क्या चीजें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं उस सिस्टम पे। वो सारी चीजें वो ऑर्गेनाइजेशन को बताता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन ये ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स को और बेटर बनाने में। तो क्योंकि जो कंपनीज हैं उनका एंड गोल ये है कि वो अपने प्रोडक्ट को बहुत सिक्योर बनाना चाहती हैं, स्पेशली फिर कोई भी आउटसाइड थ्रेट आता है, बाहर का कोई थ्रेट आता है तो उससे बचाने की कोशिश करती हैं पूरी की पूरी। और इसलिए वो कई बार वाइट हैट हैकर्स या फिर एथिकल हैकर्स को हायर करती हैं अपने सिस्टम को और सिक्योर बनाने के लिए। उसमें कोई फ्लॉज हैं तो उसको ढूंढने के लिए, उनको बताने के लिए। और वाइट हैट हैकर्स आपके साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स भी हो सकते हैं, जो कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे नहीं पर बहुत दिनों से, मतलब कि प्रॉपर परमानेंट एम्प्लॉयज हो सकते हैं जो रेगुलरली ये काम करते हैं। फिर आता है आपका ग्रे हैट हैकर्स। तो हम लोग को ब्लैक हैट हैकर्स पता है और वाइट हैट हैकर्स पता है कि ब्लैक हैट हैकर्स अपने ही ओन गेन के लिए करते हैं और हार्म पहुंचाते हैं, जबकि वाइट हैट हैकर्स जो हैं वो कंपनी को वैल्यू देते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो ग्रे हैट हैकर्स कहाँ आते हैं, तो ये जनरली एक कॉम्बो होता है। ये आपके वाइट और ब्लैक हैट हैकर्स का कॉम्बो होता है। तो यहाँ पे क्या है कि वो बेसिकली अपने जो मोटिवेशन है, ग्रे हैट हैकर्स वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करते, वो टोटली डिफरेंट हो गए। ब्लैक है उनका मोटिवेशन ये नहीं कि वो हार्म पहुंचाएं, उनका ये मोटिवेशन नहीं है कि वो कंपनी को हेल्प करें। मोस्ट केसेस में क्या होता है कि जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं वो या तो पुराने ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं जो अब इतने गलत काम नहीं कर रहे होते हैं और हार्म नहीं पहुंचा रहे होते हैं, या फिर वो ग्रे हैट हैकर्स वो लोग होते हैं जो जिनका गोल ये होता है कि रिनाउन होना। वो उनको वो मजे के लिए करते हैं। वो बेसिकली कहीं भी हैक करना हो यहाँ पे वो मजे के लिए करते हैं। अगर आपको कोई अच्छा एग्जांपल चाहिए तो बग बाउंटी पकड़ लीजिए। अब बग बाउंटी क्या है, वो बेसिकली आपका एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कंपनीज बाउंटीज ऑफर करती हैं, मतलब पैसे ऑफर करती हैं अगर आप उनके सिस्टम में कोई भी बग ढूंढ पाएं। तो ग्रे हैट हैकर्स बहुत लाइक करते हैं बग बाउंटीज ढूंढना, क्योंकि वो उनको मजा आती है इतने छोटे छोटे बग्स को ढूंढने के लिए और उनको निकालने के लिए, और साइड में उसके लिए वो पैसे भी कमा सकते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे गूगल हो गए, फेसबुक हो गए, ये लोग बग बाउंटीज प्रोवाइड करते हैं और खूब सारे लोग इस बग बाउंटी प्रोग्राम में हिस्सा भी लेते हैं। तो ये हो गया आपके तीन टाइप ऑफ हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स और वाइट हैट हैकर्स। तो हम लोग इस कोर्स में बात करना चाहते हैं वाइट हैट हैकर्स के बारे में मेनली। ये लोग हैं एथिकल हैकर्स और आप इनकी तरह कैसे बन सकते हैं। तो एथिकल हैकिंग बेसिकली वो हो गया कि जहाँ पे एक हैकर एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है साइबर अटैक से। अब अगर आप लोगों को एथिकल हैकिंग के बारे में थोड़ा समझ में आया तब बहुत बढ़िया। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है
साइबर सिक्योरिटी के बारे में, जहाँ पे एथिकल हैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है पूरे सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मैं आप लोगों को छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि साइबर अटैक क्या है, वो साइबर सिक्योरिटी में क्यों है। तो जब भी हम लोग साइबर सिक्योरिटी की डोमेन की बात करते हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो या फिर जो नेटवर्किंग से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी कंप्यूटर के आसपास रिलेटेड हो। उन चीज़ों में आप कोई भी वर्चुअल अटैक करते हैं तो उसको हम लोग साइबर अटैक कहते हैं। और साइबर सिक्योरिटी उस चीज़ को कहते हैं जो हमें प्रोवाइड करती है इन अटैक्स से एक तरीका बचने का। अब एथिकल हैकर्स जो हैं ये लोग बेसिकली ऐसे लोग हैं जो कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स की मदद करते हैं अपने सिस्टम्स को, उनके सिस्टम्स को और बेटर बनाने में इन अटैक्स के अगेंस्ट। तो वो फायरवॉल्स खड़ी करते हैं, वो मेजर्स इंट्रोड्यूस करते हैं कंपनी के अंदर, और वो वल्नरेबिलिटीज ढूंढ के निकालते हैं, और वहाँ से कोई भी थ्रेट आ सकते हैं, थ्रेट एनालिसिस करते हैं, थ्रेट मॉडलिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक एथिकल हैकर करता है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि एज अ एथिकल हैकर आपको क्या क्या थ्रेट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी में कई खूब सारे टाइप के थ्रेट्स होते हैं। जो ये इतने सारे जो टाइप के थ्रेट होते हैं वो खूब सारे वल्नरेबिलिटीज के थ्रू आ सकते हैं। तो कुछ मेजर वंस जो जो थ्रेट्स हैं जाके कंप्यूटर या सिस्टम्स में आ सकते हैं वो हैं कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वर्म, स्केयरवेयर, की लॉगर, एडवेयर, मैलवेयर, बैकडोर, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर। तो ये बेसिकली सारे के सारे थ्रेट्स हैं जो किसी को भी हो सकते हैं। तो चलिए इनके थ्रू एक एक करके जाएंगे। सबसे पहला जो है वो है कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस जो है आप इससे काफ़ी एक्वेंटेड होंगे कि आपको हमेशा बोला जाता है कि कोई भी अनसॉलिसिटेड लिंक ना छुएं, मतलब कि कोई भी ऐसे एरा गैरा लिंक नहीं आपको क्लिक करना है और उससे डाउनलोड कुछ नहीं करना है। तो वायरस बोलते ही हो कि अगर आप करोगे ऐसे डाउनलोड तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा और आपका कंप्यूटर खराब हो जाएगा। तो कंप्यूटर वायरस जो है वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम को अटैक करता है। वो आपके सिस्टम को कई तरीकों में अटैक कर सकता है। मतलब वो चाहे तो आपके सिस्टम में जो डेटा है, आपका फाइल सिस्टम है, उसको डिलीट कर देगा। और अगर आपके पास बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, स्पेशली अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम पे कंप्यूटर वायरस डाल दिया बाय मिस्टेक। तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम का कंट्रोल ले सकता है, या फिर वो पूरे डेटा जो है उसको एनक्रिप्ट कर सकता है तो आपको एक्सेस नहीं रहेगा, या फिर वो उसको पूरा का पूरा डिलीट कर सकता है, और डिलीट करने पे खूब सारी प्रोग्रेस खो जा सकती है। वो ऐसी भी चीज़ें कर सकते हैं जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शनल डेटा है उसको अटैक करें। मतलब कि ट्रांजैक्शनल डेटा जनरली हम लोग बैंक डेटा की बात करते हैं। बैंक डेटा में क्या है कि बेसिकली आप अपने कोई मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो उसको अटैक कर सकता है, रीडायरेक्ट कर सकता है। अगर चाहे तो वो एक इलीगल ट्रांसफ़र भी कर सकता है कंप्यूटर वायरस। तो अगर बैंक रिलेटेड है और कंप्यूटर वायरस भी है तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। मतलब कि कंप्यूटर वायरस आएगा और अपने या फिर हैकर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। तो ये है हमारा कंप्यूटर वायरस। अब चलिए कंप्यूटर वर्म की बात करते हैं। कंप्यूटर वर्म जो होता है वो वायरस से काफ़ी सिमिलर होता है। डिफरेंस क्या है कि जो कंप्यूटर वायरस है उसको जनरली आपको ट्रिगर करना पड़ता है। ये ट्रिगर आपके कोई भी लिंक्स हो सकते हैं या फिर कोई मलिशियस एड्स हो गए जो आपको बताते हैं कि यहाँ पे छुइए और आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, या फिर आपको $1 मिलियन मिल जाएंगे, क्लिक हियर टू विन $1 मिलियन। तो वो बेसिकली आपको टेम्प्ट करते हैं और आपको फूल करते हैं लिंक्स छूने में। तो वो एक चीज़ हो गई जो हम लोग सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जिसमें वो बेसिकली ह्यूमंस को डायरेक्टली उनसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो कंप्यूटर वायरस वो हो गया। अब कंप्यूटर वर्म यहाँ पे डिफरेंट है क्योंकि कंप्यूटर वर्म को कोई भी ट्रिगर नहीं चाहिए होता है। अगर कोई हैकर कंप्यूटर वर्म आपके सिस्टम पे डाल देता है तो आपको वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो डायरेक्टली कोई भी हार्म करना चाहे सिस्टम को वो कर सकता है विदाउट एनी ट्रिगर्स। तो अगर समझ लीजिए कि अगर कंप्यूटर वायरस आपके सिस्टम पे आ गया और आपका सिस्टम जो है एक बहुत बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपका
जो लैपटॉप है वो ऑर्गेनाइजेशन का लैपटॉप है और वो कनेक्टेड है इंटरनल नेटवर्क से। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर वायरस है वो ऐसे प्रोग्राम हो सकता है कि वो पूरे पूरे नेटवर्क पे फैल के बाकी लोगों के लैपटॉप पे भी चला जाए और पूरे नेटवर्क का कंट्रोल ले ले। तो ये काफ़ी डेंजरस चीज़ हो गई जिसके लिए काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। फिर आता है स्केयरवेयर। तो जो स्केयरवेयर होता है, जैसे उसका नाम है वैसे उसका काम, कि बेसिकली वो आपको स्केयर करने की कोशिश करता है। वो आपको बताएगा कि आपके सिस्टम में वायरस है और आपको ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए वायरस को भगाने के लिए, या फिर अपने सिस्टम आपको बताएगा कि आपका सिस्टम पूरा का पूरा फुल है और वो इसलिए काफ़ी स्लो है। तो वो बोलेगा कि ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, इससे पूरा का पूरा आपका सिस्टम वाइप हो जाएगा, मतलब साफ हो जाएगा। तो बेसिकली वो आपको डराने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, कि आपको ये बताते हैं कि आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। आपके सिस्टम में एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, पर वो आपको डरा देंगे क्योंकि आपको लगेगा, क्योंकि अगर आपके से इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है और आप अवेयर नहीं इन चीज़ों के बारे में, तो आप एक्चुअल में डर जाएंगे। तो इसको इस पर्सपेक्टिव से सोचिए कि कोई भी हाउसवाइफ है, उनको इतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है और वो देखती हैं कि मेरे उनके सिस्टम पे वायरस है, कोई बड़ा सा पॉपअप आता है, तो वो ऑब्वियसली डर जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्केयरवेयर्स कैसे काम करते हैं। स्केयरवेयर्स एक्चुअल में मैलिशियस नहीं हो, डिपेंड करता है, वो मैलिशियस हो भी सकते हैं, पर कई बार वो बस आपको अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या फिर आपके सिस्टम पे कोई एडवेयर डालना चाहते हैं। पर तब भी आपको इस चीज़ को केयरफुल होना होगा इसके साथ, और इसके लिए इस पे एक नज़र रखनी होगी। फिर आता है की लॉगर। अब की लॉगर आपने सुना होगा कि क्या करता है। बेसिकली की लॉगर भी वही करता है जो उसका नाम बताता है, वो बेसिकली की को लॉक करता है। तो आपके जितने भी जब भी आप टाइप करते हैं ना, तो वो टाइप को बेसिकली जो भी आप टाइप करते हैं वो बेसिकली उसको लॉक कर लेता है। तो वो देखता है कि आपने क्या क्या टाइप किया और वो बेसिकली उसको लॉक कर लेता है। तो ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो आपको अलाउ कर सकता है जितने भी यूजर नेम है और पासवर्ड उनको लॉक करना। ये काफ़ी यूजफुल है इंडिविजुअल लोगों पे, क्योंकि इंडिविजुअल लोग अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो यूजर नेम और पासवर्ड रेगुलरली डालते ही रहेंगे। और अगर आपके सिस्टम में की लॉगर है तो वो कोई भी हैकर इसका इस्तेमाल करके वो बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, जो इतनी अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए भी काफ़ी अवेयर होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप राइट नाउ कोई नोट्स लिख रहे हों इस कोर्स को सुनते सुनते, तो और आपके सिस्टम पे कोई की लॉगर हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो नोट्स लिखे जा रहे हैं वो की लॉगर में लॉग हो रहे हैं। तो वो जो की लॉगर होता है काफ़ी इजीली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उठा सकता है जो आप कीबोर्ड पे रेगुलरली टाइप करते हैं। पर इसकी एक बात यह है कि वो काफ़ी इफेक्टिव होता है इंडिविजुअल लोगों के अगेंस्ट, पर वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है एक ग्रुप ऑफ लोगों के अगेंस्ट। मतलब कि खूब सारे लोग हैं एक ही नेटवर्क पे और किसी ने उस नेटवर्क पे की लॉगर डाल दिया है, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि की लॉगर टेक्स्ट फॉर्मेट में लेता है डेटा। तो बहुत सारी डेटा आ जाएगी और कई बार जिवरेज भी आ जाता है, तो डेटा को प्रोसेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जनरली प्रेफर करते हैं कि लॉगर कोई इंडिविजुअल के साथ अटैच करें तो उसका डेटा इजीली ले सकते हैं। फिर आता है एडवेयर। अब एडवेयर काफ़ी कॉमन चीज़ है। आप इसको कई बार देखेंगे अपनी लाइफ टाइम में, आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो बेसिकली आपके ब्राउज़र के साथ अटैच हो जाता है और आपको अननेसेसरी एड्स दिखाता है जो आपको नहीं देखने हैं, और बेसिकली आपकी कन्वीनियंस ख़त्म कर देता है। मतलब कि अगर आपने कभी गूगल क्रोम पे गए हो और आप देखें कि आपने कुछ टाइप इन किया गूगल क्रोम के नेविगेशन बार पे, वो पर वो कोई दूसरे सर्च इंजन पे ले गया, तो इसका मतलब आपके सिस्टम पे एडवेयर इंस्टॉल है जो आपको रीडायरेक्ट करता है अपने खुद के इंजन पे, और आपको खुद के एड्स दिखाता है। तो ये भी एक सही चीज नहीं है, पर इससे इतना ज्यादा हार्म नहीं होता। पर ये एक और चीज है जिसके लिए ध्यान रखना जरूरी है। आप अब हम लोग बात करने वाले हैं मैलवेयर की। अब मैलवेयर जो है वो बेसिकली आपका जनरलाइज टर्म है। मतलब कि वो एक ऐसा शब्द है जो हम लोग यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए कोई भी चीज जो हमारे सॉफ्टवेयर को हार्म कर सकती है। सॉफ्टवेयर को हार्म करने वाली चीज़ों को हम लोग मैलवेयर कहते हैं। आप इस मैलवेयर के अंदर कंप्यूटर वायरस भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर वर्म भी डाल सकते हैं, स्केयरवेयर, की लॉगर, एडवेयर, ट्रोजन हॉर्स, या फिर कोई रैंसमवेयर या स्पाईवेयर। अब मैलवेयर के अंदर उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। मैलवेयर एक काफ़ी ब्रॉड और एक जनरलाइज्ड टर्म है। फिर हम लोग बात करेंगे बैकडोर की। तो बैकडोर आप लोगों ने सुना ही होगा, स्पेशली अगर आपने कोई मूवी देखी है जहाँ पे वो लोग हैकिंग के बारे में बात करते हैं कि मुझे उस सिस्टम को
को एक्सेस करना होगा, पर मुझे बैकडोर का एक्सेस नहीं है, अगर तुम मुझे बैकडोर दे दो तो मैं एक्सेस कर पाऊंगा। तो बैकडोर जनरली क्या होता है कि वो एक दरवाज़ा होता है जिसके थ्रू आप एंटर कर सकते हैं कोई भी सिस्टम के अंदर, मतलब विदाउट एनी एक्सेस, रूट एक्सेस। मतलब कि अगर आपको पता है कि वो बैकडोर क्या है कोई भी सिस्टम का, तो आपको नेसेसरी नहीं है कि आप उसमें लॉग इन करें सिस्टम में यूजर नेम या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के साथ। कई बार अगर आपने सुना है एप्पल के बारे में, एप्पल का उनका वो कोई बैकडोर नहीं रखते हैं जो लोगों को पता है जिसके बारे में, तो इसलिए इतना इजीली आप कोई भी एप्पल डिवाइस को हैक नहीं कर सकते हैं। अब कई बार आपने ये भी सुना होगा कि जो FBI है उसने एप्पल को कहा है कि प्लीज़ हमारे लिए एक बैकडोर क्रिएट कर लीजिए, तो हम जाके कोई भी टेररिस्ट हो तो उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उसके आईफोन से। पर तब भी एप्पल ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो इससे आई होप आप लोगों को आइडिया मिलता है कि बैकडोर क्या है। ये बेसिकली एक जरिया है जिसके थ्रू आप कोई भी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी किसी यूनिक आईडी के। तो ये जनरली लोग तब क्रिएट करते हैं जब वो चाहते हैं कि वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के बिना अपने सिस्टम में एंटर कर लें। पर वो बैकडोर जो है उसकी नॉलेज ज़्यादा नोन नहीं होती है और सिर्फ कुछ ही लोगों को पता होता है, इसलिए वो करते हैं इस चीज़ को। पर तब भी ये इतना सेफ नहीं है। जो हैकर्स हैं अगर वो ढूंढ लेते हैं कि बैकडोर कहाँ है, तो वो बेसिकली बैकडोर का इस्तेमाल करके कोई भी सिस्टम के अंदर घुस सकते हैं और कोई भी गलत चीज कर सकते हैं जो सिस्टम या फिर ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को हार्म देती है। जो बैकडोर्स होते हैं वो जनरली आपके नेटवर्क सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड होते हैं। और इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि जो एथिकल जो हैकिंग होती है वो खूब सारे डोमेन्स के अंदर हैकिंग हो सकती है। हैकिंग बस आपका ये नहीं होगा कि यूजर नेम और पासवर्ड ले लो। हैकिंग ये हैकिंग आपके खूब सारे डिफरेंट डोमेन्स और आपके खूब सारे डिवाइसेस भी हो सकती है। आप वेब ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक वेब एप्लीकेशन है जहाँ पे एक हैकर आपके सिस्टम को अटैक करने की कोशिश कर रहा है, कोई भी SQL इंजेक्शन, HTML इंजेक्शन या PHP इंजेक्शन, या फिर कोई भी वो CSS अटैक कर सकता है या फिर CSRF अटैक कर सकता है। तो या फिर कोई अपनी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक करना चाहे तो वो भी कर सकता है आपके वेब एप्लीकेशन को। तो उसमें वो हम लोग बात कर रहे हैं कि एक वेब एप्लीकेशन डोमेन हो गई है ना। तो जो वेब एप्लीकेशन डोमेन है वो एक ऐसी ही डोमेन है और आपके पास खूब सारी सिमिलर डोमेन्स हैं जिसमें आपके खूब सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स हो सकते हैं। तो आपको वैसे ही एक नेटवर्क डोमेन है जहाँ पे पर्सन आपके सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करता है नेटवर्क के थ्रू और सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने की मदद कोशिश करता है बेसिकली। तो हाँ, वो भी ऐसा भी केस हो सकता है कि कोई वल्नरेबिलिटी जो काफ़ी वेल नोन है, मतलब कि लोगों को जनरली पता है कि ऐसी वल्नरेबिलिटीज ऐसे सिस्टम्स में एग्जिस्ट करती है, तो वो उसको भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं वेल नोन वल्नरेबिलिटीज के बारे में और सिक्योरिटी के बारे में इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो हैकर्स काफ़ी इजीली उन चीज़ों को हैक कर सकते हैं, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे कोई भी साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट नहीं है या फिर कोई एथिकल हैकर नहीं है उनको फ्लॉज बताने के लिए, या फिर कोई आदमी कंसर्न ही नहीं है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न ही नहीं है अपने सिक्योरिटी के साथ। तो आप देख सकते हैं कि खूब सारे डोमेन्स हो सकते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स हो सकते हैं जहाँ पे हैकर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड यूज कर सकते हैं अटैक करने के लिए। आपका जो मोबाइल है वो भी कई बार सेफ नहीं है, आपके मोबाइल भी हैक हो सकते हैं और कई पॉपुलर अटैक्स तो मोबाइल्स पे ही होते हैं क्योंकि वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आजकल तो हम लोग मोबाइल्स के ही थ्रू ट्रांसफर करते हैं। तो एक जो काफ़ी पॉपुलर अटैक जो होता है वो एंड्रॉयड पे होता है, उसको हम लोग क्लिक जैकिंग बोलते हैं। अब क्लिक जैकिंग में क्या होता है कि जब भी आप अपने फ़ोन को टैप करते हैं तो जब भी आपने टैप किया हुआ है वो जैसे ही आप टैप करेंगे हैकर जो है आपके फ़ोन को टेक ओवर कर लेगा और जो आपकी टैपिंग है वो रीडायरेक्ट हो जाएगी हैकर के वेबसाइट पे या कोई भी सिस्टम पे, जहां पे वो एक ऐसी स्क्रिप्ट रन करेगा जिससे कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम उसके कंट्रोल में आ जाएगा और वो उसको हैक कर सकता है। तो ये आपका मोबाइल डोमेन भी हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे डोमेन्स हैं जिसमें हम लोग थ्रेड्स देख सकते हैं। फिर आती है ट्रोजन की बात। अब ट्रोजन तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा ही कि ट्रोजन क्या है, मतलब हम लोग बचपन से देख रहे हैं ट्रोजन हॉर्स के बारे में सुन रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ट्रोजन हॉर्स जो है वो बेसिकली एक मिथ से आया है, या फिर आप मान लीजिए पुराने टाइम्स में, एंशियंट टाइम्स में रादर, कि जो ग्रीक्स थे वो एक सिटी, एक इंडिपेंडेंट सिटी से लड़ते थे जिसका नाम था ट्रॉय।
तो ये ग्रीक्स और ट्रॉय के बीच में जो लड़ाई थी काफी ज्यादा होती रहती थी। एक वॉर में क्या हुआ कि ग्रीक्स ने बेसिकली एक नया तरीका इस्तेमाल किया, जिसमें उन लोगों ने रात में सिटी के सामने जाके एक बड़ा सा हॉर्स रख दिया, वुडन हॉर्स, और उसके अंदर कुछ सोल्जर्स को रख दिया। अब बेसिकली क्या होता था कि रात में लड़ाई नहीं होती थी, इसलिए किसी को पता नहीं था। और जब जो ट्रॉय से जो ट्रॉय से जो लोग थे, वो लोग बाहर देखते हैं तो देखते हैं कि बड़ा सा वुडन हॉर्स है, तो उनको लगता है कि जो ग्रीक्स हैं उन लोगों ने हार मान ली है और वो भाग गए हैं और उन्होंने एक गिफ्ट छोड़ दिया है हमारे लिए। तो वो उस रात पूरा सेलिब्रेट करते हैं और वो हॉर्स को अंदर ले आते हैं एज अ मॉन्यूमेंट उनके टू देयर विक्ट्री, उनके विक्ट्री के लिए एक मॉन्यूमेंट बन जाता है। तो रात में पार्टी करके सो जाते हैं। जब सब पूरा सिटी वो सो जाता है, तो जो ग्रीक सोल्जर्स जो हॉर्स के अंदर थे वो बेसिकली बाहर निकल आते हैं और जो सिटी होता है उसके गेट्स खोल देते हैं। तो बाकी की जो ग्रीक आर्मी होती है वो बेसिकली अंदर आ जाती है और वॉर जीत लेती है, बेसिकली सिटी को कैप्चर कर लेती है। तो ये एक काफी बहुत ही शानदार तरीका था ग्रीक्स ने जो यूज किया था। जो आइडिया है इसके पीछे वो ये है कि आप बेसिकली फूल कर रहे हैं कोई सिस्टम को, पहले ये बता के कि आप टोटली फाइन हैं, पर बाद में आप मैलिशियस चीजें कर रहे हैं। तो बेसिकली कई बार कंप्यूटर वायरसेस अपने आप को ट्रोजन हॉर्स की तरह डिस्गाइज कर सकते हैं। आपके सिस्टम में एंटर करेंगे, जब आपके सिस्टम में एंटर करेंगे तो जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो पहले चेक करेगा कि ये फाइल्स ठीक है कि नहीं। तो उसको दिखेगा कि हाँ ये फाइल तो बिल्कुल नॉर्मल फाइल है, पर आपने बस क्या किया है, एक फूल किया है सिस्टम को। अंदर तो अंदर ही आपका एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, पर बाहर बाहर आपको दिखाते हैं कि हाँ एक एक्सेप्टिंग फाइल है। तो इससे कई बार क्या होता है कि आप अननोइंगली वायरस डाल देते हैं अपने सिस्टम पे। आप इसको वुल्फ्स इन शीप्स डिस्गाइज भी समझ सकते हैं, कि जो वुल्फ है वो शीप के डिस्गाइज में आपके सिस्टम के अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रोजन। अब हम लोग रैंसमवेयर की बात करेंगे। तो जो रैंसमवेयर है ये बेसिकली ऐसा मैलवेयर जो आपके सिस्टम को जब इन्फेक्ट करता है तो आपके पूरे सिस्टम को लॉक कर देता है। तो ये बेसिकली तब यूज होता है जब हैकर्स चाहते हैं कि आपसे वो कुछ पाना चाहें। ये सीक्रेट में नहीं होता है, मतलब कि ये ऐसा हैक नहीं है जिसमें आपको पता ही नहीं चला कि आपके सिस्टम में कुछ हो गया है। ये ऐसा हैक है जिसमें वो आपको आपके सिस्टम को पूरा लॉक कर डालते हैं और बोलते हैं कि अगर आपको अपना सिस्टम चाहिए, सुरक्षित चाहिए वापस, तो आपको इतने पैसे देने होंगे मुझे। अगर आप इतने पैसे नहीं दोगे इतने टाइम में, या तो मैं इस सिस्टम को जितना भी डेटा है सिस्टम में वो डिलीट कर दूंगा, या तो मैं इसको शेयर कर दूंगा पूरी दुनिया के साथ। और कई बार दोनों ऑप्शंस नहीं ठीक होते हैं, क्योंकि आपका जो डेटा है वो आपका पर्सनल डेटा है और उसमें कई वैल्यू रहती है दूसरे लोगों के साथ नहीं शेयर करके। अगर आप उनके साथ शेयर करेंगे तो उस डेटा की वैल्यू कम हो जाएगी। तो रैंसमवेयर इसलिए काफी खतरनाक हो सकता है। आपने एक बहुत ही बड़े अटैक के बारे में सुना होगा, अगर नहीं पता है तो वो अटैक था WannaCry रैंसमवेयर अटैक। ये बेसिकली एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड वाइड अटैक हुआ था, जिसमें ये जो रैंसमवेयर का जो प्रोग्राम, ये सॉफ्टवेयर था, वो बेसिकली WannaCry क्रिप्टो वर्म था, जिसने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम्स को हैक कर लिया था और उन सिस्टम्स को लॉक कर लिया था और डिमांड कर रहे थे कि हमें बिटकॉइन दो, वरना हम तुम्हारे सिस्टम को बेसिकली डिलीट कर देंगे। तो ये था एक रैंसमवेयर का एग्जाम्पल। और फिर हम लोग अब बात करेंगे स्पाईवेयर की। तो स्पाईवेयर है, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा, मतलब कि अगर आपने जेम्स बॉन्ड मूवी देखी है तो उसमें कई बार वो लोग स्पाई गैजेट्स यूज करते हैं ना। तो जेम्स बॉन्ड ने कोई माइक्रोफोन निकाला और विलन के पास लगा दिया और फिर बाद में सुनने लगा कि वो विलन क्या कह रहा है। तो वैसे ही आपका स्पाईवेयर अब सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी आता है। तो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है वो काफी कॉमनली यूज हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ये कई बार यूज होता है गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स के पास काफी हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है जो कई लोग चुराना चाहते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर ये एक्चुअली नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी हो सकती है।
और ये काफ़ी रेगुलेटेड और काफ़ी बड़ी कंपनीज भी कर सकती हैं। जैसे कि अगर आपने सोनी वॉकमैन कंट्रोवर्सी के बारे में सुना होगा, तो उन लोगों ने बेसिकली क्या किया था कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया डिवाइस बनाया था जिसके थ्रू आप कभी भी कुछ बोलते तो वो रिकॉर्ड करता और वैसा ही सॉन्ग प्ले करता। पर बाद में ये पता चला कि वो आपकी वॉइस जो था वो धीरे धीरे रिकॉर्ड कर रहा था आप कोई भी आदमी की परमिशन के बिना, और उसका गलत इस्तेमाल करा था बेसिकली। तो जब ये पता चला गया तब तो वो उन लोगों ने रिमूव कर दिया था। पर ये एक एग्जांपल है स्पाईवेयर का। कई बार अगर आपने सुना हो कि कुछ फोन्स होते हैं कुछ सर्टेन कंट्रीज से आते हैं जहाँ पे उनकी जो गवर्नमेंट होती है वो काफ़ी मतलब कि काफ़ी मिली जुली होती है उन कंपनीज के साथ, और वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर बेसिकली मॉनिटर करना चाहते हैं। तो वो उन फोन्स में स्पाईवेयर डाल देते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि उन फोन्स में स्पाईवेयर है, और आप तो बस बात किए जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपके फ़ोन की बैटरी थोड़ा ज़्यादा जल्दी मर रही है। पर आपको इतना फ़र्क नहीं, क्योंकि फ़ोन्स ऐसे ही एक्ट करते हैं। पर आपको पता ही नहीं है कि उसके बैक एंड में एक स्पाईवेयर लगा हुआ है जो आपका पूरा डेटा कलेक्ट करता है। मतलब आप क्या पासवर्ड्स लिखते हैं, आप क्या टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, और आप क्या बोलते हैं, और आप क्या करते हैं। कई बार तो माइक्रोफोन्स भी एक्टिवेट, वो वीडियो कैमरास भी एक्टिवेट हो जाते हैं इन स्पाईवेयर्स के साथ। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल होगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक व्हाट्सएप कंट्रोवर्सी हुई थी जहाँ पे एक इजरायली कंपनी थी। उन लोगों ने बेसिकली व्हाट्सएप का जो कोड था उसको रिवर्स इंजीनियर किया। मतलब कि उन लोगों ने कोड को समझा और फिर से खुद से लिखा, और उसमें एक एक्सप्लॉइट ढूंढा। वो एक्सप्लॉइट के नाम था बफर ओवरफ्लो। और वो बफर ओवरफ्लो को एक्सप्लॉइट के साथ बेसिकली उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, और और उसका इस्तेमाल करके उन लोगों ने अपने टारगेट्स के फोन्स पे बेसिकली स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया। वेल बेसिकली स्पाईवेयर इंस्टॉल के मतलब कि वो बेसिकली उनके वीडियो कैमरास और उनके माइक्रोफोन्स को एक्सेस कर पा रहे थे। तो इट्स नॉट एग्जैक्टली वो स्पाईवेयर डाउनलोड किया, पर वो एक्सेस कर पा रहे थे रिमोटली। तो अगर उनका कोई टारगेट होता काफी हाई ऑफिशियल, तो उसका व्हाट्सएप था, उसको बेसिकली वो लोग एक मॉनिटरिंग डिवाइस बना सकते थे जिसमें वो लोग वीडियो कैमरा ऑन करते और कॉलिंग फीचर, वो माइक्रोफोन फीचर ऑन करके वॉइस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एज अ एथिकल हैकर आपको इन सारे थ्रेड्स के बारे में पता होना चाहिए, मस्ट है। और इनको कैसे मैनेज करना है वो भी पता होना चाहिए। और एज अ एथिकल हैकर आपको ये भी आना चाहिए कि कौन से मेथड्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन सारे थ्रेड्स के इफेक्ट्स को मिटिगेट करना, या फिर मतलब कि कम करना। तो एक एथिकल हैकर होने का ये मतलब होता है कि आपका ये काम हो गया कि इतनी सारी जो चीज़ें हैं उनको समझना है, और उनको समझ के आपकी कंपनी के लिए क्या बेस्ट है उस मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। कई बार आपका ये काम भी हो सकता है कि आपको एक ब्लैक हैट हैकर की तरह सोचना है। ये सोचना है कि एक ब्लैक हैट हैकर या फिर कोई हैकर जो हार्म पहुंचाना चाहता है वो कैसे सोचेगा। तो आपको सोचना होगा कि अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते। तो उसके हिसाब से आपको आइडिया लगेगा कि आपको कौन सिस्टम को सबसे ज्यादा सेफ गार्ड करना है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे गोल्स ऑफ एथिकल हैकिंग की। मतलब कि एज ए एथिकल हैकर आपको क्या गोल है। तो बेसिकली आपके मेन गोल्स ये हो जाते हैं कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना होता है, स्पेशली उसकी प्राइवेसी को। अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती अपनी डेटा को एक्सपोज करना, तो आपका काम होता है कि ये मेक श्योर करना कि वो डेटा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहे और ईजिली बाहर नहीं जा सके। और आपका ये भी काम होता है रिपोर्ट करना कि क्या क्या बग्स हैं सिस्टम्स में, क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी सॉफ्टवेयर में या फिर कोई भी आईटी एनवायरनमेंट में, और उसको रिपोर्ट करना ऑर्गेनाइजेशन को। और ये सब करना ट्रांसपेरेंटली, मतलब खुल खाल के बात करना इसके बारे में, कोई भी चीज़ को छुपाना नहीं है। और आपको वेंडर्स को भी इन्फॉर्म करना होगा कोई सिक्योरिटी मेजर्स या पैचेस के बारे में। अब ये इन्फॉर्म वेंडर्स के बाद ये हो गई कि बेसिकली अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं थर्ड पार्टी से अपने ऑर्गेनाइजेशन में और उस सॉफ्टवेयर में इशू है, तो आप उस सॉफ्टवेयर जिन्होंने क्रिएट किया है वो वेंडर्स हो सकते हैं, उनको बताना होगा कि क्या इशू है और क्या मेजर्स ले सकते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और आपको दिखता है कि यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी है, तो आप वहाँ पे उनको बता सकते हैं कि हाँ आपके सिस्टम, आपके सॉफ्टवेयर में ये वल्नरेबिलिटी है जो हमारे सिस्टम को भी एक पूरे सिस्टम को वीक बना देती है, और आपका सॉफ्टवेयर भी खुद वीक है। तो
आप ये सिक्योरिटी मेजर समझ लीजिए और इसको आप कैसे पैच कर सकते हैं, और मेरा तरीका ये है, और आप इसको यूज कर सकते हैं मिटिगेट करने के लिए कोई भी थ्रेट को। तो ये थे गोल्स एथिकल हैकर्स के। अब हम लोग बात करेंगे स्किल्स। तो एथिकल हैकर्स को एक सेट ऑफ स्किल्स हैं जो पता होने चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। मतलब कि अगर मैं सारी सारी स्किल्स में जाऊं तो आप लोग को शायद अभी समझना है और आप और कंफ्यूज हो जाएं, तो हम लोग एक बेसिक सेट ऑफ स्किल्स के बारे में बात करेंगे। वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना, नेटवर्किंग के बारे में, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एज ए एथिकल हैकर आपको पता होना चाहिए कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और आपको काफ़ी प्रोफिशिएंट होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानने के लिए। मतलब कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, क्योंकि कई बार आप कोई भी सिस्टम के साथ काम कर रहे होंगे तो एक्सप्लॉइट्स जो हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही निकल के आएंगे। तो जैसे कि आपके कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो जनरली वो यूज होते हैं आपके सर्वर्स की तरह। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करते हैं और इनको कैसे हैंडल किया जाता है, और इनकी नोन वल्नरेबिलिटीज क्या है। मतलब कि अगर लोगों को ऑलरेडी इन सिस्टम्स की कुछ वल्नरेबिलिटीज पता है तो उनको आप कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, वो भी पता होना चाहिए। और आपको इन सिस्टम्स के बारे में जो भी सिक्योरिटी फ्लॉज हैं उनको भी, उनके बारे में भी पता होना चाहिए, और उनको कैसे कम करते हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। फिर आता है नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल सेट मैं कहूँगा एक एथिकल हैकर के पास होना चाहिए। आपको बेसिक फंडामेंटल नॉलेज तो होनी ही चाहिए, उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ नेटवर्किंग के बारे में। मतलब कि पैकेट्स कैसे भेजा जाता है, टीसीपी कनेक्शन क्या होता है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो नेटवर्क है वो कैसे काम करता है, क्योंकि फिर आप तभी उसको अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। जब आप उसको अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आपके कंपनी के सिस्टम्स के साथ वो कैसे जुड़ा हुआ है, और आप उसको और सिक्योर कैसे बना सकते हैं। और फिर आपको पता होना चाहिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। अब ये डिपेंड करेंगे आप कौन सी डोमेन में काम कर रहे हैं। कोई स्पेसिफिक डोमेन में काम करते हैं तो आपको स्पेसिफिक डोमेन से रिलेटेड कोई लैंग्वेज जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप वेब एप्लीकेशन डोमेन में काम कर रहे हैं तो आपको स्क्रिप्टिंग अच्छे से आनी चाहिए, आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। कोई भी बैकएंड लैंग्वेज है जैसे कि जैंगो हो गई, उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि फिर तभी आप जान पाएंगे कि क्या क्या सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हैं। कई बार लैंग्वेज स्पेसिफिक आपकी वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं जो बाद में थ्रेट्स बन सकती हैं, तो आपको उस चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आप कोई फर्मवेयर साइड में काम कर रहे हैं और वहाँ पे कोई भी लैंग्वेज है जो यूज़ होती है उस फर्मवेयर में, तो आपको उस लैंग्वेज के बारे में भी पता होना चाहिए। उसके प्रोज क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं, मतलब कि उसके अच्छाइयाँ क्या हैं उस लैंग्वेज के, उस लैंग्वेज की गलतियाँ क्या हैं, तो वो सब पता होना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर मैं कहूँ तो आपको जनरली नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ क्या इश्यूज हैं, नोन इश्यूज, उसके बारे में पता होना चाहिए। उनके प्रोज और कॉन्स क्या हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग में ही कई बार आपको सिक्योरिटी फ्लॉज और इश्यूज मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बफर ओवरफ्लो के बारे में एक एग्जांपल दे रहा था, वो एक प्रोग्रामिंग से ही इशू आता है, जिसमें आप एलोकेट करते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैरेक्टर स्पेस आपके एक वेरिएबल के लिए, पर जो यूजर है वो उसको एक्सप्लॉइट करता है, वो बहुत सारी वैल्यूज डाल देता है। अगर आपने उसको 10 कैरेक्टर्स के लिए डिफाइन किया था और यूजर जो है वो 1 लाख कैरेक्टर्स डाल देता है, तो उससे जो मेमोरी है वो जो सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है और मेमोरी स्पेलेज हो जाती है, उससे बफर ओवरफ्लो होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे क्यों इंपॉर्टेंट हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी जानना। तो ये थी हमारी मेन इंपॉर्टेंट 3 स्किल्स जो आपको पता होनी चाहिए एज अ एथिकल हैकर। पर आप अगर बिगिनर हैं तो इतनी चिंता नहीं कीजिए इन स्किल्स के बारे में इतने अच्छे से जानने के लिए, क्योंकि आप बिगिनर हैं और आपका काम है धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में लर्न करना। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन चीज़ों को साइड में लर्न करते रहें, और अब जैसे एथिकल हैकिंग के बारे में और लर्न करेंगे आपको और आइडिया आता जाएगा। तो ये एक धीरे प्रोसेस है, आप इवेंचुअली लर्न कर ही लेंगे सारी चीज़ें। अब हम लोग टूल्स के बारे में बात करते हैं जो एथिकल हैकर्स यूज करते हैं। खूब सारे टूल्स हैं जो एथिकल हैकर्स यूटिलाइज करते हैं। एक काफी पॉपुलर जो टूल एथिकल हैकर्स इस्तेमाल करते हैं वो है एन मैपर।
जो एन मैपर टूल है या फिर एन मैप टूल है, वो एक ओपन सोर्स टूल है जो यूज होता है नेटवर्क डिस्कवरी के लिए और सिक्योरिटी ऑडिट के लिए। तो नेटवर्क डिस्कवरी क्या होगी, बेसिकली आप नेटवर्क के अंदर डिस्कवर करते हैं क्या क्या सर्वर्स हैं, क्या उसके आईपी एड्रेसेस हैं, और उसके बारे में और स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं, उसके बारे में आप जानते हैं, डिस्कवर करते हैं डेटा। और वो ओरिजिनली डिजाइन हुआ था लार्ज नेटवर्क्स के लिए, मतलब कि बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं उनको अगर आप डिस्कवर करना चाहें, उसके बारे में जानना चाहें, तो तब एनमैपर यूज हुआ था। पर वो सिंगल होस्ट के लिए भी अब काम करता है। तो ये काफ़ी बढ़िया टूल है अगर आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना चाह रहे हैं कोई भी सिस्टम के बारे में, जहाँ पे आप हैक करेंगे या फिर जहाँ पे हैक करके एक रिपोर्ट बनाएंगे सिस्टम सिक्योरिटी फ्लॉ ढूंढने के लिए। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, जैसे कि कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं, कौन से पोर्ट्स खुले हुए हैं, कौन से सर्विसेज जो हैं जो मैनेज हुए हैं सिस्टम के साथ। फिर आता है आपका मेटास्प्लॉइट। अब मेटास्प्लॉइट भी एक काफ़ी पॉपुलर टूल है। ये एक काफ़ी पावरफुल एक्सप्लॉइटिंग टूल है जो डेवलप हुआ था एक कंपनी के जरिए। इस कंपनी का नाम था Rapid7। तो इसके दो वर्जन है जनरली, एक आपका पेड वर्जन हो गया और आपका एक फ्री वर्जन हो गया जो आपके टर्मिनल के थ्रू अवेलेबल है। पर ये आप GUI के साथ भी यूज कर सकते हैं, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ चाहें तो उसके साथ भी यूज कर सकते हैं। ये इसका काम होता है बेसिक पेनिट्रेशन इस टूल का। ये स्पॉट चेक्स भी करता है और वल्नरेबिलिटी चेक्स भी करता है। तो इसका काम बेसिकली वो हो गया। ये यूज होता है नेटवर्क डिस्कवरी के लिए फिर से, और इंपोर्टिंग और डेटा स्कैनिंग के लिए, और ये ब्राउजर एक्सप्लॉइट मॉड्यूलिज्म के लिए भी यूज हो सकता है। इंडिविजुअल एक्सप्लॉइट्स अगर रन करना चाहें कोई भी सिंगुलर होस्ट पे तो वो भी कर सकते हैं। ये जो टूल है इसके अंदर आपके पास अभी 2000 से ज़्यादा नोन वल्नरेबिलिटीज रहेंगी खूब सारे सिस्टम्स की। तो अगर आप इस टूल को यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कोई भी सिस्टम में कोई नोन वल्नरेबिलिटीज हैं कि नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट टूल है वो है बर्ब स्वीट। तो बर्ब स्वीट काफ़ी सिमिलर है वायर शॉक से। ये दोनों टूल्स काफ़ी सिमिलर हैं, एक ही काम करते हैं। तो ये मेनली यूज होते हैं ट्रैकिंग के लिए या फिर ट्रेसिंग के लिए कोई भी रिस्पॉन्सेज आपके सर्वर और क्लाइंट के बीच में। और ये काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जो यूज़ होता है सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए, स्पेशली आपके वेब एप्लीकेशंस होते हैं उस केस में ये यूज़ होता है। अगर आप वेब एप्लीकेशन डोमेन में काम करने वाले हैं तो आप उस केस में बर्ब स्वीट का इस्तेमाल बहुत करने वाले हैं। तो बर्ब स्वीट या फिर जो वायरशॉक है वो एक कंप्लीट टूल सेट है जिसमें आप पूरी की पूरी टेस्टिंग प्रोसेस कर सकते हैं, पूरे का पूरा रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको इनिशियल मैपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐप एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, अटैक सर्विस के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट ढूंढने के लिए, जो एक्सप्लॉइट्स होते हैं कि वल्नरेबिलिटीज के थ्रू आते हैं उनको ढूंढने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये काफ़ी इजी है यूज़ करने के लिए और इसको कॉन्फ़िगर करना भी काफ़ी इजी होता है। तो आप इसको बहुत इंजॉय करने वाले हैं यूज़ करते समय। एक और जो टूल है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो है SQL मैप। तो ये बेसिकली आपके डेटाबेसेस को स्कैन करने के लिए यूज होता है। कोई भी SQL वल्नरेबिलिटीज हुई वहाँ पे तो उसको ढूंढने में मदद करेगा। ये वेब एप्लीकेशंस के लिए काफ़ी काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि अगर वो डेटाबेसेस से कनेक्टेड है आप ढूंढ सकते हैं जो भी ढूंढना चाहें। आप कोई भी SQL वल्नरेबिलिटीज भी ढूंढ सकते हैं SQL मैप में। फिर आता है आपका ईटर कैप। तो ईटर कैप जो है वो बेसिकली आपका एथरनेट के लिए यूज होता है। तो आपका जो नेटवर्क सिक्योरिटी टूल है ये वाला, ये बेसिकली आपका मैन इन द मिडिल की तरह काम करता है, मतलब कि वो बीच में रहेगा और को ढूंढने की कोशिश करेगा कोई लाइव कनेक्शंस तो नहीं आ रहे अनऑथराइज्ड, और कंटेंट फिल्टरिंग भी करेगा, और खूब सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें करता है कोई भी कंटेंट जा रहा हो आपके एथरनेट के साथ। अब चलिए हम लोग थोड़ा एथिकल हैकिंग के प्रोसेस में थोड़ा अंदर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम में कि सबसे पहले रिकग्निशंस हो गया, फिर स्कैनिंग हो गया, फिर गेनिंग एक्सेस, फिर मेंटेनिंग एक्सेस, फिर क्लियरिंग एक्सेस, फिर रिपोर्टिंग। तो मैं इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन कर देता हूँ, थोड़ा बेटर एग्जांपल देता हूँ। इसके लिए अच्छे समझने के लिए आपको एक रियल वर्ल्ड सिनारियो समझना होगा। कोई एक्चुअल बैंक रॉबिंग होती है तो वहां पे भी ऐसे ही सिमिलर स्टेप्स यूज होते हैं, एक्सेप्ट आपका लास्ट वाला रिपोर्टिंग जिसमें आप बताते हैं कि बैंकों की क्या क्या वल्नरेबिलिटीज थे। तो अगर आपने कोई पॉपुलर टीवी शो देखा, जैसे कि हाँ
अगर आपने मनी हाइस्ट देखा है या फिर अगर आप स्पेन में हैं, तो पापा दे कासेल अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि बैंक उसमें हाइस्ट में वो लोग क्या क्या करते हैं, तो उसके साथ लेके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आता है हमारा वो है रेकोनेसेंस। रेकोनेसेंस बेसिकली हो जाता है आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जहां पे आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। तो बेसिकली अगर कोई रियल टाइम बैंक रॉबरी हो रही है तो वहां पे आप देखेंगे कि जो गार्ड हैं उनके शिफ्ट टाइमिंग्स क्या हैं, उनके कैमराज हैं कहाँ कहाँ लगे हैं, कौन कौन से काम करते हैं, कौन कौन से जो डिफरेंट लोग हैं उस बैंक में काम करते हैं, बैंक कितना बड़ा है, वो आप जहाँ पे जो चीज़ चुराना चाहते हैं कोई भी पर्टिकुलर एसेट तो वो कहाँ पे लोकेटेड है, कितने वॉल्ट्स हैं, तो आप वैसी खूब सारी चीज़ें हैं वो बेसिकली अपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग में देखेंगे। फिर आता है आपका बैंक के स्कैनिंग आता है, तो स्कैनिंग भी एक सिमिलर चीज़ हो गई आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जिसमें आप देखते हैं कि कहाँ पे आपका कैश है या फिर कौन सा एसेट आपका कहाँ पे है, कौन सी गन्स हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो बैंक यूज़ कर रहा है। और जब आप अपनी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं और स्कैनिंग परफॉर्म कर लेते हैं तो आप जाते हैं गेन एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि आप बेसिकली बैंक में एंटर करते हैं अपनी गन्स के साथ और कोशिश करते हैं कि अपना जो एसेट आप चुराना चाहते हैं, ये गोल्ड हो गया, ये कैश हो गया, वो आप चुराने की कोशिश करते हैं। तो आप जब गेनिंग एक्सेस करते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि आप कैसे एक्सेस गेन करेंगे, आप कौन से राउट के साथ जा रहे हैं, मतलब कि आप गन्स के साथ अंदर जाएंगे या फिर सीक्रेटली अंदर जाएंगे। तो आप ओशंस 11 स्टाइल करना चाहते हैं या फिर आप मनी हाई स्टाइल करना चाहते हैं, तो वो भी रहेगा कि आप गेनिंग एक्सेस में। और जब आप एक्सेस गेन कर लेते हैं तो आती है मेंटेनिंग एक्सेस की बात। यहाँ पे आपको जब आप पैसे स्टील कर रहे हैं या फिर गोल्ड स्टील कर रहे हैं, कोई भी एसेट को स्टील कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली वहाँ पे बने रहना होगा, मतलब कि जब तक कोई सिक्योरिटी फोर्सेस ना आ जाए या फिर पुलिस ना आ जाए तब तक आपको वहाँ पे रहना होगा ना। तो उसको हम लोग मेंटेनिंग एक्सेस कहेंगे, जब तक आपका बैंक क्लियर नहीं हो जाता और मतलब कि आप सारे चीज़ें ले ही नहीं जाते। फिर आता है आपका क्लियरिंग ट्रैक, मतलब कि अगर आप सीक्रेटिव मेथड से जा रहे हैं तो आप बेसिकली अपने ट्रैक्स को क्लियर करना चाहेंगे, आप ये देखना चाहेंगे कि कोई भी आपको ट्रैक ना कर पाए कि आपने ही पैसे चुराए थे। तो ये आपका रियल वाला प्रोसेस हो गया। पर ये जो प्रोसेस है वो काफी सिमिलर है आपके एथिकल हैकिंग के प्रोसेस को लेके। मतलब कि सबसे पहले रिकॉग्निशंस आता है, जो मैंने आप लोगों को बताया वो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो एज ए एथिकल हैकर आप ये देखेंगे कि जो बिजनेस है आप उसको स्टडी करेंगे, आप उसका आईपी एड्रेस देखेंगे, आप उसको गूगल करेंगे, आप बिजनेस के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे बाहर से। आप कितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बिजनेस के बारे में बाहर से, अंदर से नहीं। तो अंदर से काफी इजी हो जाता है, पर बाहर से कैसे करेंगे, एक ब्लैक हैट हैकर की तरह कैसे करेंगे। आप whoislookup.com यूज करेंगे जो आपको डोमेन इंफॉर्मेशन दे देता है और आपको ऑर्गेनाइजेशन की आईपी दे देता है। और फिर आप स्कैनिंग करेंगे, तो स्कैनिंग में बेसिकली आप थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं और आप देख रहे हैं सिस्टम डिस्कवरी कर रहे हैं, मतलब कि कौन कौन से पोर्ट्स हैं, कौन कौन से सर्वर्स पे कौन कौन से पोर्ट्स खुले हुए हैं, कौन कौन से सर्विसेज हैं, जैसे आपका एफटीपी हो गया, आपका एसएसएच हो गया, आपका पोस्ट जीआरएसक्यूएल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया। ये आपको अंडरस्टैंड करने में ये मदद करेगा कि सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज क्या है, कौन कौन सा जो प्रोटोकॉल है वो काफ़ी इजीली एक्सेसिबल है या फिर बाय डिफॉल्ट उसका पासवर्ड ऐसे ही पड़ा हुआ है, उन लोगों ने कोई दूसरा पासवर्ड डाला ही नहीं। या फिर कोई लॉगिन पेज है उसमें आपको एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकते हैं कि नहीं, या फिर कोई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग चला सकते हैं कि नहीं। एक नेटवर्क एंड को आप स्कैन कर सकते हैं कोई भी वल्नरेबिलिटीज के लिए, या फिर अगर आप ब्रूट फोर्स कर सकते हैं कि नहीं। तो आप वो स्कैनिंग में करेंगे कि मैं कौन सा मेथड यूज कर सकता हूँ एक्सेस गेन करने के लिए। तो ये जो स्टेप्स हैं आपके इंफॉर्मेशन गैदरिंग और स्कैनिंग, वो सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं, आपको एक हफ्ते से लेके एक महीना भी लग सकता है या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, स्पेशली अगर आप बाहर से काम कर रहे हैं, कंपनी के अंदर से नहीं। फिर आप जाते हैं तीसरे स्टेप पे, वो है गेनिंग एक्सेस। तो गेनिंग एक्सेस जो है उसमें आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप सिस्टम के अंदर जा रहे हैं, आप सिक्योरिटी मेजर्स को बाईपास कर रहे हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है कि आप बाईपास कर रहे हैं तो आपको एक्सेस को मेंटेन करके रखना है ना। मतलब कि आप मेंटेन एक्सेस तभी करेंगे जब आप इंफॉर्मेशन चुरा रहे हैं। और अगर कंपनी को पता चल गया कि आप एक्सेस कर रहे हैं तो वो कोशिश करेंगे कि वो आपको आपको एक्सेस हटा दें सेंसिटिव डेटा से, आपका एक्सेस। पर वही बात होगी कि आप कैसे एक्सेस मेंटेन कर सकते हैं और कैसे आप उनके मिटिगेशन मेथड से बच सकते हैं, क्योंकि फिर आप बाद में बता ही पाएंगे कि कितना इफेक्टिव था उनका मिटिगेशन मेथड। फिर आप क्लियर करेंगे ट्रैक्स,
अगर आपने काफ़ी सीक्रेटली कर लिया है और आपको कोई डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो आपको कैसे अपने ट्रैक्स को क्लियर करना है, मतलब कि कैसे आप अपने आईपी को छुपा सकेंगे, कैसे आप ऑन ट्रैक रहेंगे और ये देख पाएंगे कि सिस्टम में आपने क्या किया है, मतलब कि कोई लॉग्स नहीं छोड़े हैं आप, उसको सब वाइप आउट कर देंगे। तो अगर आप ऐसे कर पा रहे हैं कंपनी में, मतलब कि कुछ काफ़ी क्रिटिकल इश्यूज हैं उस सिस्टम के साथ, क्योंकि आप अपने पूरे ट्रैक्स क्लियर कर पा रहे हैं। जब ट्रैक्स क्लियर हो जाते हैं तो हैकर के बारे में पता नहीं चलता। और जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, आप एक बहुत बड़ी सी रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें आप हर चीज़ डिटेल करेंगे, आपने कैसे इंफॉर्मेशन गैदर की, आपने कैसे स्कैन किया वल्नरेबिलिटीज़ के लिए, आपने कैसे एक्सेस गेन किया, आपने मेंटेन कैसे किया एक्सेस सिक्योरिटी मेजर्स के बियॉन्ड, और उसके उसकी वजह से आपको क्या क्या वल्नरेबिलिटीज मिली, आपने अपने ट्रैक्स कैसे क्लियर किए, और कैसे आपने एक्सप्लॉइट किया सिस्टम को। तो बेसिकली आप पूरे रिपोर्ट बनाते हैं कि क्या क्या गलत हुआ, क्या क्या आपने किया, और फिर आप सजेशंस देते हैं कि ये सब कैसे इम्प्रूव हो सकता है। तो बेसिकली ये होता है आपका प्रोसेस ऑफ एथिकल हैकिंग। मैं फिर से बता दूं, आपका रिकॉग्निशंस जिसमें आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर आपका स्कैनिंग जिसमें आप वल्नरेबिलिटीज को जानते हैं, और वल्नरेबिलिटीज जानने के बाद आप एक्सेस गेन करते हैं, फिर अपनी एक्सेस को मेंटेन करते हैं, और जब आप अपना काम कर लेते हैं तो आप अपने ट्रैक्स को क्लियर कर लेते हैं, और फिर आप रिपोर्ट बनाते हैं जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। एथिकल हैकिंग अक्रॉस डोमेन्स। तो चलिए अब थोड़ी सी बात करेंगे डिटेल में कि जो 3 मेजर डोमेन्स हैं वो क्या क्या हैं। तो आपका वो वेब एप्लीकेशन डोमेन हो गया, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन डोमेन हो गया, और आपका नेटवर्क एप्लीकेशन डोमेन हो गया। तो जो वेब एप्लीकेशन डोमेन है, यहाँ पे आपके पास वेबसाइट्स की बात आती है, कि आप वेबसाइट्स की बात करते हैं जो होस्ट करती हैं कंपनीज, और इन वेबसाइट्स को और सिक्योर बनाने के लिए वो लोग एथिकल हैकर्स को हायर करते हैं, और उनसे मदद लेके उस वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं। उस वल्नरेबिलिटीज को कैसे कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है वो ढूंढते हैं। तो बेसिकली एथिकल हैकर आएगा, वो वेबसाइट को देखेगा, पूरा सिक्योरिटी टेस्टिंग करेगा रिगरसली, और फिर ये ढूंढेगा कि कहाँ कहाँ पे थ्रेड्स हैं, कहाँ कहाँ पे वल्नरेबिलिटीज हैं, और फिर उनकी एक सिक्योरिटी रिपोर्ट में बना के देगा उन लोगों को, और सजेशंस भी देगा कि कैसे वो लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एज ए एथिकल हैकर आपका ये जॉब होगा कि आप, जैसे कि हम लोगों ने पहले कई बार बात कर चुके हैं, कि आपका ये जॉब होगा कि आप कोई भी वेबसाइट को लें और उसमें एक्सप्लॉइट्स ढूंढने की कोशिश करें, क्या क्या एक्सप्लॉइट्स हो सकते हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, वो वल्नरेबिलिटी से क्या क्या थ्रेट्स आ सकते हैं, और उन थ्रेट्स को हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या मेजर्स लेने चाहिए इनको रिजॉल्व करने के लिए। और फिर आप इसको एक रिपोर्ट में रख के, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट में रख के, आप एक जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको हायर किया है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को फिर देंगे। फिर आता है हमारा मोबाइल डोमेन। तो ये जो डोमेन है, ये एक्चुअली एक बहुत ही अपकमिंग और बूमिंग डोमेन है। ये आप लोगों को अंदाजा तो लग ही गया होगा कि क्यों ये अपकमिंग और बूमिंग ऑफ डोमेन है, क्योंकि आजकल हम लोग हर रोज मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, ऑलमोस्ट हर चीज के लिए। आजकल तो कुछ लोग अपना काम भी मोबाइल से करते हैं। तो इतने सारे लोग मोबाइल का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा टारगेट बन जाता है हैकर्स के अटैक्स के लिए। तो इसीलिए ये एक बड़ी सी बूमिंग डोमेन हो गई है, जहाँ पे हैकर्स काफ़ी जल्दी हैक कर लेते हैं मोबाइल्स को, डेटा चुरा लेते हैं, फ्रॉडुलेंट काम करते हैं, पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं अपने सिस्टम्स में, अपने बैंक्स में, और वो सब। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि इसको सिक्योर करना, इस डोमेन को। स्पेशली यहाँ पे जो फाइनेंशियल एप्लीकेशन जो यूज़ होते हैं मोबाइल के अंदर, उनको सिक्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। एज एन एथिकल हैकर आपका ये काम रहेगा कि आपको जानना होगा कि ये कौन कौन से टाइप्स के अटैक्स हो सकते हैं, और ये अटैक्स किस किस के एप्लीकेशन को ज़्यादा होंगे, और वो एप्लीकेशन की क्या नोन वल्नरेबिलिटीज़ हैं, इस पर्टिकुलर डोमेन की क्या नोन वल्नरेबिलिटीज़ हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के जो वल्नरेबिलिटीज़ रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे आपके वेब एप्लीकेशन के डोमेन से। और आपका जॉब फिर से यही रहेगा कि आप एक रिपोर्ट क्रिएट करें जिसमें आप ये सारी चीज़ें बताएं, और फिर सजेशंस दें जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करते हैं। फिर आती है हमारी नेटवर्क आर्किटेक्चर डोमेन। तो ये जो डोमेन है, ये जो पिछली वाली डोमेन्स थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे जो अटैकर होगा वो पूरे डोमेन को अटैक करेगा, और मतलब कि पूरे नेटवर्क को अटैक करेगा। पर यहाँ पे जो नेटवर्क साइड है, यहाँ पे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी रहता है,
पर जब वो कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी हो सकता है। तो ये डोमेन काफ़ी हार्डकोर डोमेन हो गई। तो यहाँ पे एक आदमी आपका हैक करने की कोशिश करेगा आपके सर्वर्स को प्रॉक्सी सर्वर्स के थ्रू, और आपकी सिक्योरिटी और फायरवॉल्स को बाईपास करेगा और आपके सर्वर्स को डायरेक्टली हैक करेगा। तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे आपको नेटवर्किंग के बारे में काफ़ी अच्छे से जानना होगा कि नेटवर्किंग आर्किटेक्चर क्या होता है, आप नेटवर्क्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, और डेटा कैसे जाता है, कौन कौन से लेयर्स हैं। और आपको बेसिकली नेटवर्किंग के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि डेटा पैकेट्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, उसमें ओएस कैसे इस्तेमाल होता है, और इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से जानना होगा। तो हमारे पास और भी डोमेन्स हैं, जैसे कि आपका आईओटी डोमेन हो गया, जो इतनी मेजर डोमेन नहीं है, जहाँ पे इतने सारे एथिकल हैकर्स की ज़रूरत नहीं है, पर तब भी वहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरत रहती है, क्योंकि ये अभी तक बूम नहीं किया है, पर फ्यूचर प्रेडिक्शंस के हिसाब से ऑलमोस्ट हर चीज़ आईओटी होने वाली है, और इसके लिए सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसलिए अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बाद में जाके बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल दे सकता हूँ, वो है आपका अलेक्सा और गूगल होम जो हैं, ये ऐसे डिवाइसेस जो हैं, ये आपके पूरे के पूरे होम में खूब सारी जो आईओटी डिवाइसेस रहेंगे उनसे कनेक्टेड रहेंगे, और उनसे कॉन्टैक्ट करते रहेंगे, उनसे कम्युनिकेट करते रहेंगे। आपकी रिक्वेस्ट और कोई भी शेड्यूल्ड चीज़ हो तो हमेशा ऐसे कम्युनिकेशन होता रहेगा। तो ऐसा केस नहीं होना चाहिए कि कुछ कोई भी हैकर है वो डायरेक्टली इस कम्युनिकेशन को हैक कर ले, और आपके अलेक्सा को या फिर आपके डिवाइसेस को डायरेक्टली हैक कर ले, और आपके पूरे पूरे घर का कंट्रोल उनके पास आ जाए, जितने भी आईओटी डिवाइसेस हैं। तो उससे वो कोई भी गलत काम कर सकता है, मतलब कि आपकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और आपका अगर घर में कोई आईओटी लॉक लगा है उसको इनडायरेक्टली खोल सकते हैं। तो ऐसी खूब सारी चीज़ें हो सकती हैं। सिमिलरली आपके पास हो गए दूसरे डोमेन्स भी, जैसे आपका क्लाउड कंप्यूटिंग डोमेन है, जो भी बढ़ रहा है, और वहाँ पे भी एथिकल हैकर्स की ज़रूरत है। और फिर एक काफ़ी नई चीज़ है, वो ब्लॉकचेन करके है, जहाँ पे भी एथिकल हैकर्स की ज़रूरत है। तो ये इतनी सारी डोमेन्स हैं, पर हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे वेब एप्लीकेशन डोमेन पे, मोबाइल एप्लीकेशन डोमेन पे, और नेटवर्क आर्किटेक्चर डोमेन पे, क्योंकि ये सारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं। तो जो वेब एप्लीकेशन डोमेन है, ये सबसे एक्चुअली मोस्ट एथिकल हैकर्स का काम वेब एप्लीकेशन डोमेन में ही होगा, क्योंकि जो 75% ऑफ अटैक्स होते हैं दुनिया में, वो बेसिकली आपके वेब एप्लीकेशंस पे ही होते हैं। तो आपके जितने भी बिजनेसेस होंगे, उसकी एक वेबसाइट होगी तो होगी ना, है ना। मतलब कि अगर फेसबुक पेज नहीं है तो वो लोग अपनी खुद की वेबसाइट बनाना ज़रूर चाहेंगे। तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं दुनिया में, और बहुत सारे बिजनेसेस के वेब एप्लीकेशन होना पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और जब इतने सारे वेब एप्लीकेशंस होते हैं, जब बेसिकली की वेबसाइट्स हो गई, तो उनका जो रेट ऑफ अटैक होता है इन पे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए 75% ऑफ द जो काम होता है एथिकल हैकर्स का, वो बेसिकली वेब एप्लीकेशंस के साथ होता है। तो वेब एप्लीकेशन डोमेन में आपकी दो टाइप की वल्नरेबिलिटीज होती हैं जनरली। आपके क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटीज हो गई, और आपके सर्वर साइड वल्नरेबिलिटीज हो गई। अगर क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटीज की बात करें, तो ये जो है, ये थोड़ा सा ज़्यादा रिलेटेड है। जो आपका क्लाइंट साइड होता है, उसमें कोई भी डेटा मैनिपुलेशन या कोई भी चीज़ का मैनिपुलेशन करना हो आपके क्लाइंट साइड से। अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं, तो अगर आपको इंडिया के सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट के हादसे के बारे में पता हो, जहाँ पे जो वेबसाइट थी किसी ने हैक कर दी थी, और हैकर ने क्या किया था, वो बेसिकली वेबसाइट को हैक करके वहाँ पे HTML कोड इंजेक्ट कर दिया था। तो उससे बेसिकली उसने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को डीफेस कर दिया, मतलब उसको गलत दिखाया, कि मतलब कि दूसरी इमेज दिखा दी, कि उनका मुंह काला कर दिया बेसिकली। तो ये एक अटैक हुआ था। तो इसको हम लोग क्लाइंट साइड, तो हम लोग इसको डिफेसमेंट अटैक कहते हैं, जहां पे कोई अटैकर बेसिकली किसी और को डिफेस करना चाहता है, किसी की बदनामी करना चाहता है। तो ऐसे ही हम लोगों ने एग्जांपल देखा कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को किसी ने बदनामी की। तो हम लोग इसको क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटी कहते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट थी वो अच्छे से प्रोटेक्टेड नहीं थी। वो लोग उनके ऐसे मेजर्स नहीं थे जो HTML इंजेक्शंस को रोक पाते। तो उन लोगों ने क्या उनको उनको क्या करना चाहिए था, उन लोगों को कोई वाइट लिस्टिंग रखनी चाहिए थी, या फिर कोई ब्लैक लिस्टिंग मेंटेन करके रखनी चाहिए थी, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। और आके और भी अटैक्स, तो ये आपके CSS अटैक हो गया, जो मेनली आपका रिलेटेड होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टेड रिफ्लेक्शन के लिए। और ऐसे खूब सारे अटैक्स होते हैं जो आपके क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो फिर आते हैं चलिए सर्वर साइड पे। तो जो सर्वर साइड वल्नरेबिलिटीज होती हैं, ये बेसिकली आपका सर्वर एंड की कोई वल्नरेबिलिटी हुई उसके बारे में बात करते हैं।
तो ये मान लेते हैं कि आप एक MySQL डेटाबेस यूज कर रहे हैं और आपका जो फ्रंट एंड है वो डायरेक्टली एसक्यूएल वेरिएबल्स को हैंडल कर रहा है। तो फ्रंट एंड में अगर आप डायरेक्टली वेरिएबल्स एसक्यूएल वेरिएबल्स को हैंडल कर रहे हैं तो जो हैकर है वो बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन का इस्तेमाल करके वो अपने लिए गेन पा सकता है आपके सिस्टम में। तो अगर आप मान लीजिए कि आप PHP यूज कर रहे हैं बैकएंड की तरह और आप अपने फ्रंट एंड में कोई PHP का वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साथ हैकर क्या करेगा, वो बेसिकली PHP इंजेक्शन अटैक कर देगा जिसमें वो PHP स्क्रिप्ट लिखता है और उसको एक्सेस मिल जाती है। तो ये जो अटैक्स होते हैं ये आपके सर्वर साइड की वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अगर हम लोग सर्वर साइड और क्लाइंट साइड के अटैक्स के बारे में बात करें तो उनको हम लोग 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका पैरामीटर टैम्परिंग, अनवैलिड, फिर आता है अनवैलिडेटेड इनपुट्स, फिर आता है आपका डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल अटैक्स। तो पैरामीटर टैम्परिंग के बारे में बात करते हैं। जो पैरामीटर टैम्परिंग होती है बेसिकली आप ट्रेडिशनल वे में किसी चीज को एक्सप्लॉइट करें कोई सिस्टम का, तो उसमें क्या होता है बेसिकली आपको बताने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो जब भी आप सर्वर और क्लाइंट साइड की बात करते हैं तो बेसिकली कैसे काम करता है, आपका एक सर्वर हो जाता है, एप्लीकेशन सर्वर, उसको हम लोग example.com मान लेते हैं, फिर आपका एक क्लाइंट हो जाता है और फिर आपका एक डेटाबेस सर्वर हो जाता है। तो जो डेटाबेस सर्वर है वो आपके एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्टेड है और आपका क्लाइंट जो है वो भी आपके एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन हो रहा है सबके बीच में। तो ये क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजता है एप्लीकेशन सर्वर को, एप्लीकेशन सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है डेटाबेस से डेटा उठा के, और जब वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर लेता है तो वो एक रिस्पॉन्स की तरह उसको वापस भेज देता है। तो यहाँ पैरामीटर टैम्परिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो आपका अटैकर होता है ये आदमी आपका यहाँ पे बीच में आके बैठ जाता है, वो आपके कम्युनिकेशंस के बीच में आके बैठ जाता है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल, अब हमारा ये ट्रेडिशनल तरीका हो गया कोई भी एप्लीकेशन का काम करने का, और इसके अंदर आपको जो अटैकर है वो ये जानता है कि ये कैसे काम करता है, उसको पता है कि एप्लीकेशन एक सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, और जो क्लाइंट है वो ऐसे कम्युनिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे पैरामीटर टैम्परिंग ये हो गई कि जो हैकर बीच में बैठा होगा हमारे कम्युनिकेशन मीन्स के, वो क्या करेगा, वो बेसिकली मॉनिटर करने की कोशिश करेगा कि क्या कम्युनिकेशंस जा रहे हैं। अगर यूजर ने कोई रिक्वेस्ट भेजी या क्लाइंट साइड से कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो वो उसको पढ़ सकता है। ऐसे प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है कि अगर वो बीच में बैठा हुआ तो ये वो काम कर सकता है। अगर आपका जो नॉर्मल इंटरेक्शन है उसके बाद फिर से करें, जिसमें कि एक क्लाइंट जो है, यूजर है, वो अपने क्लाइंट साइड से एक रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो रिक्वेस्ट जो है वो सबसे पहले आपके एप्लीकेशन को जाती है, और जब एप्लीकेशन है उस रिक्वेस्ट को पढ़ता है और उसको समझता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर उसको रिस्पॉन्स भेजता है। तो ये आपका अगर एग्जांपल लें तो उसमें अगर आप कोई यूजर है वेबसाइट पे आया हुआ है, वो बटन को क्लिक करता है, तो जो रिक्वेस्ट है वो आपकी क्लिक है, और जो रिस्पॉन्स है वो है कोई नया डेटा, कोई नया पेज या फिर कोई भी नया फंक्शन। तो जो अटैकर है वो यहाँ पे बैठ के बेसिकली ट्राई करेगा आपको देखने की डेटा क्या है, उसको स्निफ करने की कोशिश करेगा। तो इस अटैक में बेसिकली जो हैकर है वो इस डेटा के साथ टैम्परिंग भी कर सकता है। तो यहाँ से आपका पैरामीटर टैम्परिंग आता है कि वो जो डेटा है उसको डेटा को टैम्पर कर सकता है और उसको डिलीट कर सकता है और उस डेटा को अपने इंपोर्ट कर सकता है अपने पर्सनल यूज के लिए। अगर ये डेटा जो है वो एन्क्रिप्टेड है, जो कई बार होता है ऐसे केसेस में, तो तब अटैकर जो है वो पढ़ नहीं पाएगा डेटा क्या है और उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, पर वो तब भी हार्म कर सकता है। वो बेसिकली क्या करेगा कि जो भी अल्फा न्यूमेरिक डेटा जा रहा है, मतलब क्लाइंट साइड से आपने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट एन्क्रिप्ट हुई और एन्क्रिप्ट होने के बाद अल्फा अल्फा न्यूमेरिक डेटा हो गया और वो पैकेट्स के थ्रू जा रहा है एप्लीकेशन के पास। और उस समय अटैकर क्या करता है, बेसिकली अटैकर उसको लेता है और उसके कुछ पीसेस को हटा के दूसरे पीसेस लगा देता है, जिससे कि वो डेटा को हार्म कर रहा है। जो डेटा एक्चुअल में एप्लीकेशन सर्वर को पहुंचेगा वो असली डेटा नहीं होगा। मान लीजिए कि आप कोई मैसेज भेज रहे हैं, हेलो हाउ आर यू, अपने साइड से अपने फ्रेंड को, और जो अटैकर है वो उसको बेसिकली ऐसे बदलेगा कि जो आपका फ्रेंड है उसको डैमेज डेटा मिलेगा, उसको रैंडम गार्बेज डेटा मिलेगा। तो इससे इवन दो आपका अटैकर डेटा नहीं पढ़ पा रहा है, वो आपके डेटा को हार्म कर रहा है। तो कई बार अगर कोई समझ लीजिए कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन हुई, जैसे कि मान लीजिए कि टेररिस्ट अटैक हुआ है और जो टेररिस्ट की हैकर टीम है उन लोगों ने हमारे गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस को रोक दिया है, क्योंकि वो लोग ऐसे डेटा को हार्म कर रहे हैं, तो हम लोग एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है ऐसे टैम्परिंग का। और जो दूसरा अटैक है वो है हमारा अनवैलिडेटेड अटैक। जो अनवैलिडेटेड अटैक होता है उसमें जो अटैकर है
वो बेसिकली एक इनपुट देता है, और वो जो इनपुट है वो बेसिकली ऐसा इनपुट है जो अनवैलिडेटेड इनपुट है। मतलब कि आप लिखते हैं अपना कोड नॉर्मल इनपुट्स एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आपने यूजर नेम और पासवर्ड एक्सेप्ट करने के लिए वेरिएबल्स बनाए हैं तो सिर्फ वो वही एक्सेप्ट करेंगे ना, वो कोई रैंडम वैल्यूज नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो मतलब रैंडम वैल्यूज क्या, अगर कोई आपने बड़ा सा कोड लिख दिया तो वो नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, बोलेंगे कि एरर है। तो अगर हम लोग एग्जांपल लें फिर से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अटैकर है वो लॉगिन नेम में ऐसा ऐसी स्क्रिप्ट डालेगा जिसमें वो लिखेगा स्क्रिप्ट अलर्ट यू आर हैक्ड, और फिर स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर देगा, और ये बेसिकली एंटर करेगा एज अ वैल्यू। तो इसको हम लोग इंजेक्शन, HTML इंजेक्शन कहते हैं। वो ये भी कर सकता है, लॉगिन यूजर नेम में ये डाल सकता है आपको डराने के लिए कि यू आर हैक्ड, या फिर वो ये कर सकता है कि वो आई फ्रेम डाले, और आई फ्रेम से वो क्या कर सकता है, वो बेसिकली डिफेमेशन कर सकता है वेबसाइट की। ये अगेन HTML इंजेक्शन हो गया, जिसमें कि वो आई फ्रेम में SRC डाल रहा है, और उसमें कोई अपनी खुद की वेबसाइट या फिर कोई बदनामी वाली वेबसाइट डाल रहा है, जिससे कि आपकी जो वेबसाइट है उस पर वो आ जाए। तो ये HTML इंजेक्शन हो गया। तो वो बेसिकली डिफेस करने के लिए यूज कर सकता है, या फिर कोई भी अपनी रैंडम वेबसाइट पे जहाँ पे मैलवेयर है वहां पे रीडायरेक्ट करने के लिए यूज कर सकता है। और अगर वो आपका जो सिस्टम है वो एक SQL डेटाबेस से जुड़ा हुआ है, तो वो बेसिकली SQL इंजेक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। तो बेसिकली अगर आप क्वेरीज एक्सेप्ट कर पा रहे हैं इसके थ्रू, तो उसके थ्रू बेसिकली ये कमांड लेगा और सारे यूजर्स के डिटेल्स दे देगा। तो ऐसे ही आपके खूब सारे टाइप्स के अनवैलिडेटेड इनपुट्स होते हैं, और आपके जो ऐप हैं उनमें मेजर्स होने चाहिए जो इनसे प्रोटेक्ट करते हैं। या फिर एज अ एथिकल हैकर आपको पता होना चाहिए कि ऐसे इंजेक्शंस हो सकते हैं, और ऐसे बेसिकली इन अनवैलिडेटेड इनपुट्स आ सकते हैं, उनके अगेंस्ट कैसे बचना है, उसके मेजर्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आता है आपका डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक। जो आपका डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड अटैक होता है, और ये अटैक दूसरे अटैक से ज़्यादा भारी भरकम होता है। आपके पैरामीटर टैम्परिंग और अनवैलिडेटेड इनपुट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ये अटैक। तो इसमें बेसिकली आप OS से इंटरेक्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है। अगर आपकी कोई वेब एप्लीकेशन है वो अपने जो भी सर्वर पे चल रही है उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको गलती से एक्सपोज कर देती है, तो उससे एक बहुत खतरनाक अटैक हो सकता है। जिसमें कि अगर मान लीजिए कि आप अपनी वेबसाइट में अगर कोई DNS लुकअप यूज कर रहे हैं कमांड, तो उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद चाहिए रहेगी। तो अगर आपका जो हैकर है वो, उसको ये आइडिया है कि ये कमांड यूज हो रहा है, उसको ये नॉलेज है, उसने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में पता लगा लिया था ये हो रहा है, तो वो इसका गलत इस्तेमाल उठा सकता है। वो बेसिकली क्या करेगा, वो ऐसे कमांड्स रन करेगा जिसको उसको पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल मिल जाए आपके ये DNS लुकअप कमांड के थ्रू, ये एक्सपोजर के थ्रू। तो उसमें वो सारी आपकी सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, फाइल सिस्टम में डेटा को डिलीट कर सकता है, उसके साथ टैम्परिंग कर सकता है, और उसको कोई अपना खुद की चीज़ ऐड कर सकता है, और यूजर डिटेल्स को भी वो डाउनलोड कर सकता है। तो ऐसी इश्यूज हो सकते हैं आपके डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक्स के साथ। तो ये थे हमारे 3 मेजर कैटेगरीज हमारे वेब एप्लीकेशन के अटैक्स। जो हो गया क्या, पैरामीटर टैम्परिंग, जहाँ पे आप जो डेटा है उसके साथ टैम्परिंग करते हैं। ये कम्युनिकेटिव डेटा है जहाँ पे आप डेटा भेज रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड, क्लाइंट साइड से सर्वर, या फिर अपने से अपने फ्रेंड को मैसेज भेज रहे हैं, तो ऐसे डेटा को वो टैम्पर करता है, उसको डाउनलोड कर सकता है, उसको रिमूव कर सकता है, ऐसे खूब सारी चीज़ें। और अनवैलिडेटेड इनपुट्स जिसमें कि आप इंजेक्शन अटैक्स कर सकते हैं, जैसे कि आपके SQL इंजेक्शन, PHP इंजेक्शन या HTML इंजेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं बैकएंड में और कौन सा फ्रंट एंड में यूज़ कर रहे हैं। और फिर आपका डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक जिसमें कि जो हैकर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है बेसिकली एक्सपोज पॉइंट्स के थ्रू, एक्सपोज एंड पॉइंट्स के थ्रू। तो ये थे हमारे मेन 3 कैटेगरीज वेब एप्लीकेशन अटैक्स के। और हम लोगों ने देखा कि वेब एप्लीकेशन डोमेन में कैसे एप्लीकेशन सर्वर सेटअप हो सकता है, और हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे जिसमें इंजेक्शन अटैक्स के बारे में पता चला। तो चलिए अब हम लोग कॉमन वेब एप्लीकेशन अटैक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉमन वेब एप्लीकेशन अटैक है वो है इंजेक्शन अटैक। तो इंजेक्शन फ्लॉज जो हैं वो बेसिकली एग्जांपल में आप देखेंगे कि SQL इंजेक्शन हो गया, ये HTML इंजेक्शन हो गया। तो ये जो होते हैं ये बेसिकली आपके फ्रंट एंड में वो स्क्रिप्ट्स डालते हैं
कोड डालते हैं जिसकी वजह से वो आपके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में भी जस्ट बात की। और जो आपके 70% ऑफ द अटैक्स होते हैं वो बेसिकली आपके इंजेक्शन फ्लॉज ही होते हैं। और एज अ एथिकल हैकर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट जो है वो कौन से इंजेक्शन से वल्नरेबल है। नेक्स्ट है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जो आपकी रिफ्लेक्टेड हो सकती है या फिर आपकी स्टोर्ड हो सकती है। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बेसिकली क्या हो गई? तो जब भी आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बेसिकली आप कोई जावा स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं कोई भी वेबसाइट के ऊपर। तो ये दो तरीकों में हो सकती है। एक तो रिफ्लेक्टेड तरीके में जहां पे आप एक रिफ्लेक्शन पाने की कोशिश करते हैं जो वेब एप्लीकेशन होती है उसके सर्वर साइड से, या फिर आपका स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है जिसमें आप एक कोड को विक्टिम के साइट पे स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लॉगिन और पासवर्ड है एक वेबसाइट पे, और जो हैकर है वो इसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है। वो बेसिकली एक रिफ्लेक्शन चाह रहा है जो सर्वर साइड है उससे। और यहाँ पे बेसिकली वो क्या करेगा, वो लिखेगा स्क्रिप्ट टैग, उसमें लिखेगा अलर्ट, उसके अंदर लिखेगा डॉक्यूमेंट डॉट कुकी और फिर क्लोज कर देगा स्क्रिप्ट को। तो इससे बेसिकली वो पाने की कोशिश करेगा कोई जो कुकीज हैं उस वेबसाइट पे स्टोर्ड उनका रिफ्लेक्शन अपने सिस्टम पे, वो आउटपुट बेसिकली चाह रहा है उनसे। तो अगर ये टाइप इन करता है उसको डिटेल्स मिल जाती हैं तो उससे बेसिकली वो सिस्टम की इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज में आ जाता है जहाँ पे वो सिस्टम के बारे में जान लेता है। उसकी कुकीज की डिटेल्स क्या हैं, कौन कौन से लोग आए हुए हैं, सारी डिटेल्स उसको मिल सकती हैं अगर ये काम कर जाता है। अगर उस वेबसाइट पे कोई भी फायरवॉल या फिर कोई भी मेथड नहीं है, मेजर इंप्लीमेंटेड नहीं है जो इस चीज को रोक सकता है। अब अगर हम लोग स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की बात करें जहां पे आप एक स्क्रिप्ट को स्टोर करते हैं विक्टिम की साइट पे, तो उसमें ये एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए जो विक्टिम है वो बेसिकली एक वेबसाइट पे गया हुआ है और वो वहां पे अपना ईमेल डालने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको वेबसाइट का जो सर्विस है वो अच्छी लग रही है, उसके बारे में वो और जानना चाह रहा है। तो वहां पे वो ईमेल में बेसिकली अपना ईमेल एड्रेस देगा। पर जो हैकर है वो क्या करेगा, वो एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखेगा जिसमें वो स्क्रिप्ट लिखेगा और फिर उसके स्क्रिप्ट के अंदर वो कोड लिखेगा, ये जावा स्क्रिप्ट हो गई, और इसके अंदर वो ऐसा कोड लिखेगा कि वो वहां पे फिर ईमेल वाले में स्टोर कर देता है। और फिर स्टोर करने के बाद जब विक्टिम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर करता है तो ये इंफॉर्मेशन वो हैकर को चली जाती है। तो ये है आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये काफी कॉमन है, ये कई बार हो चुका है कई सारी जगहों पे। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं तो उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स जो पेपर है उन लोग की वेबसाइट ऐसे हैक हो गई थी। तो हैकर ने क्या किया था वहां पे, उन लोगों ने उसने बेसिकली एक स्क्रिप्ट को स्टोर कर दिया था वेबसाइट पे, और उससे उसको विक्टिम्स की जो इंफॉर्मेशन थी वो मिल गई थी, वो हैकर ने ले ली थी। और उसने उस इंफॉर्मेशन के साथ बेसिकली जो भी करना चाहा उसने किया, जो लीगल नहीं है और जो गलत है एथिकली बात करें तो। ये आपके यूट्यूब के साथ भी हो चुका है। एक बार हैकर ने क्या किया था, उसने इंफॉर्मेशन गैदर किया, उसने ढूंढा कि एक यूट्यूब में एक एक्सप्लॉइट था। वो था आप जब भी वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब के अंदर तो आप उसके साथ स्क्रिप्ट टैग्स भी अपलोड कर सकते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आपने कभी भी यूट्यूब में कोई भी वीडियो अपलोड किया हुआ है तो उसमें आप लोग देखें कि डिटेल्स हम लोग एंटर कर सकते हैं, कई टैग्स एंटर कर सकते हैं, कार्ड्स एंटर कर सकते हैं, एलिमेंट्स एंटर कर सकते हैं वीडियो के एंड में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं उसमें। हैकर को पता चला कि वो बेसिकली स्क्रिप्ट टैग्स डाल सकता है, और जैसे ही उसको इस चीज के बारे में पता हुआ तो उसने उसको इम्प्लीमेंट किया। और इससे क्या होता था, बेसिकली उसने ऐसी वीडियो बनाया जिसको कोई भी देखता था तो उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन थी पेज की वो हैकर के पास चली जाती थी। तो उसके वीडियो को देखने पे ऐसा होता था। तो ये है हमारा एक और एग्जांपल स्टोर्ड स्क्रिप्ट का, जहाँ पे हम लोग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं जैसे कि आपका रिफ्लेक्शन हो गया
क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में रिफ्लेक्शन हो गया, आपका क्रॉस साइट में स्टोरिंग हो गया। ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं जो कई बार हैकर्स इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार उनको पता होता है कि कुछ वेबसाइट्स में जहाँ पे सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो कंपनी शायद उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, और मे बी वो कोई थर्ड पार्टी प्रोवाइडर का इस्तेमाल नहीं कर रही है जो ये सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करती है, और वो खुद से कोशिश कर रही है बड़े होने की। तो उस समय वो हैकर को पता चल जाता है कि हाँ, मैं यहाँ पे ये नोन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, और ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, तो ये था हमारा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, स्टोर्ड और रिफ्लेक्टेड। अब आते हैं वेब सर्विसेज अटैक में। तो आपके जो वेब सर्विसेज अटैक होते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है आपके दूसरे कॉमन वेब एप्लीकेशन टाइप से। यहाँ पे क्या होता है कि जो हैकर है वो बेसिकली ट्राई करता है कि जो कोई भी फाइल अपलोडिंग सिस्टम हो, या फिर कोई कैशे हो, या फिर कोई कुकीज हों, उसको पॉइजन पॉइजन करने की कोशिश करता है, बेसिकली उसको करप्ट करने की कोशिश करता है। और वो ये करता है कोई भी एक्सटर्नल फाइल को अपलोड करके। तो मान लीजिए कि आपने एक वेबसाइट बनाई हुई है जो बेसिकली लोगों से इनपुट लेती है, वो है पीडीएफ, और उसको वर्ड में कन्वर्ट करती है और वापस दे देती है यूजर्स को। तो बेसिकली आप इसमें एक अपलोडिंग फीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हैकर देखेगा कि हाँ, ये आपकी वेबसाइट है, और वो शायद चाहे कि आपकी वेबसाइट को ब्रेक करना चाहिए, और आपकी वेबसाइट को प्रॉब्लम्स फैलाना चाहे आपके लिए। तो अटैकर क्या करेगा, या फिर जो हैकर है वो क्या करेगा, वो बेसिकली एक पीएचपी या फिर रूबी स्क्रिप्ट लिखेगा, ये रूबी स्क्रिप्ट फाइल बनाएगा, और उसको वो अपलोड करने की कोशिश करेगा आपकी ऐप में, और उससे वो बेसिकली कंट्रोल पाने की कोशिश करेगा, या फिर आपके सिस्टम को करप्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये थे हमारे कॉमन वेब एप्लीकेशन अटैक्स: इंजेक्शन फ्लॉज, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, रिफ्लेक्टेड और स्टोर्ड, और वेब सर्विसेज अटैक आपके डीएनएस कैशे में पॉइजनिंग करने के लिए, और फाइल अपलोड्स के। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं हैकिंग मेथडोलॉजी की। तो हैकिंग मेथडोलॉजी आपको पता होना चाहिए जब आप हैकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 तरीके हैं जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं कोई भी वेब एप्लीकेशन के लिए एज अ एथिकल हैकर, और देख सकते हैं कि वो जो वेब एप्लीकेशन है वो कितनी स्ट्रांग है। तो ये आपके कुछ मेथड्स हो गए जो आपको मदद करेंगे ये देखने के लिए कि वेब एप्लीकेशन कितनी सुरक्षित है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हैकिंग मेथडोलॉजी में आता है वो है वेब फुट प्रिंटिंग। ये बेसिकली आपका गैदरिंग इंफॉर्मेशन वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे आप क्या देखने की कोशिश करेंगे, ये देखेंगे कि आपका जो भी सिस्टम है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं उसके पीछे क्या चल रहा है। मतलब कि आपको स्टार्टिंग से ही नहीं पता होगा कि वो वेब एप्लीकेशन कैसे काम करता है, क्योंकि आप जब टेस्ट कर रहे हैं उस वेब एप्लीकेशन को तो आप ऐसे माइंडसेट के साथ जा रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल आदमी है, कोई एक्सटर्नल ब्लैक हैट हैकर है जो आपके सिस्टम को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। तो आप भी उसी माइंडसेट के साथ जाएंगे, वरना चीटिंग हो जाएगी और उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। तो जब आप ऐसे माइंडसेट के साथ जाते हैं तो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी होती है। तो इसमें आपको ये देखना होता है, या फिर ये सोचना होता है, इमेजिन करने की कोशिश करनी होती है कि जो सिस्टम, जो वेब एप्लीकेशन चल रही है उसका वर्किंग क्या है, मतलब कि वो कैसे काम कर रहा है, उसमें कौन सा डेटाबेस यूज हो रहा है, और उसमें कैसे कनेक्टेड एप्लीकेशन, और कौन से आपके एंड पॉइंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ें हैं उसके बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं। तो ये मान लीजिए कि आपके पास एक नॉर्मल लॉगिन बॉक्स है इस वेब एप्लीकेशन पे, जहां पे हम लोग वेब फुटप्रिंटिंग की मेथोडोलॉजी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है हैप्पी साइकिल। तो हैप्पी साइकिल आप सबसे पहले रन करेंगे। इसमें बेसिकली आपको पता चलेगा कि ये लॉगिन फंक्शनैलिटी के पीछे क्या हो रहा है, और फिर आप दूसरे स्टेप पे जाएंगे जहां पे आप रीड करने की कोशिश करेंगे कोई भी कंसोल आउटपुट्स या फिर एरर्स जो आप प्रोवोक कर सकते हैं। आपने कोई इंजेक्शन किया और आपको कोई आउटपुट मिलता है, या फिर आपने कोई अनवैलिडेटेड इनपुट डाला, उससे आपको कोई एरर आता है, वो एरर थ्रो करता है। तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये कैसा टाइप का सिस्टम है और कैसे एरर्स थ्रो करता है।
और फिर आप क्या करेंगे, आप यूआरएल जाएंगे, यूआरएल को पढ़ेंगे, उससे कोई वल्नरेबिलिटीज ढूंढने की कोशिश करेंगे, कोई नोन वल्नरेबिलिटी तो नहीं है इस यूआरएल की। आप कुकीज को बेसिकली लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कुकीज में क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल हैं, उससे और इन्फॉर्मेशन आएगी। और फिर आप बेसिक चीज भी कर सकते हैं, वो है पेज सोर्स को रीड करना। आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट और फिर पेज का जो फ्रंट एंड सोर्स कोड है उसको रीड करके ये देखने की कोशिश कर सकते हैं कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो बेसिकली इस पूरे के पूरे सेट ऑफ स्टेप्स में आप ये गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करें कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और मैं इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। हम लोग ढूंढना चाहते हैं, जो हमारी वेब एप्लीकेशन है उसमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं और कैसे कोई हैकर उसको हैक कर सकता है। तो वो है हमारा वेब फुटप्रिंटिंग। फिर आता है हमारा वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स। तो मार्केट में आपके पास खूब सारे टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो आपकी मदद करते हैं बेसिकली स्कैनिंग पर्पस के लिए। तो आपके W3AF हो गया और आपका फिर एक्यूनेटिक्स हो गया। तो ये जो टूल्स हैं बेसिकली आपको आपकी मदद करते हैं, कोई भी वेब एप्लीकेशन को देखते हैं, स्कैन करते हैं और उसमें जो खूब सारी वल्नरेबिलिटीज होती हैं उसको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। तो जो आपका W3AF है वो काफ़ी बढ़िया टूल है, वो एक ओपन सोर्स टूल है जो आपके वेब ऐप को पूरे के तरीके से स्कैन करेगा और खूब सारी वल्नरेबिलिटीज को ढूंढने की कोशिश करेगा। और जैसे ही आप सारी वल्नरेबिलिटीज को ढूंढ लेते हैं कोई भी टूल का इस्तेमाल करके, आप इसको अपनी रिपोर्ट में लिख सकते हैं, जो आप बाद में ऑर्गेनाइजेशन को देंगे कि ये है आपकी नोन वल्नरेबिलिटीज और ये मेरे टूल ने डिटेक्ट किया है, ये सारी वल्नरेबिलिटीज हैं। फिर आता है आपका तीसरा स्टेप और तीसरा मेथडोलॉजी, वो है आइडेंटिफाइंग एंड पॉइंट्स एंड अटैक सरफेस। तो यहाँ पे बेसिकली आप एंड पॉइंट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब आप इंटेलिजेंस गैदर कर लेते हैं, मतलब आप इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, आप वल्नरेबिलिटीज को ढूंढ लेते हैं, आप ये जान लेते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है, तो आप ये स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे आप एंट्री पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये एंट्री पॉइंट्स के थ्रू आप बेसिकली सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, वहां से डेटा निकाल सकते हैं। तो जब आप इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, आप इनको ढूंढते हैं और आप ये सोचने की कोशिश करते हैं कि कोई हैकर जो है, जो एक्चुअल में ब्रीच करना चाह रहा होगा, वो इन एंट्री पॉइंट्स का कैसे इस्तेमाल कर सकता है और कैसे खतरनाक अटैक्स कर सकता है। क्योंकि आप एक ही तरीके से अटैक करने का ऑप्शन नहीं है, आपके पास खूब सारे तरीके अटैक करने का ऑप्शन है। आप DDoS करें, आप रैंसमवेयर डालें, आप SQL इंजेक्शंस करें, आप डायरेक्टरी ट्रेवर्सल करें, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम लोग ने इन सारे ऑप्शंस के बारे में बात की है। वेब सर्विस अटैक करना चाहें या फिर आप कोई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करना चाहें, तो ऐसे बहुत सारे अटैक्स हो सकते हैं। और ये सारे के सारे अटैक्स एक कॉम्बिनेशन में भी यूज हो सकते हैं। अगर कोई हैकर चाहे तो वो मल्टीपल अटैक्स को एक साथ ले सकता है और उनको परफॉर्म कर सकता है एक साथ। वो बेसिकली CSS अटैक और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक एक साथ कर सकता है और साथ में OS ऑपरेटिंग सिस्टम इंजेक्शन अटैक भी कर सकता है। और ये सारे अटैक्स एक साथ करने से जो वेब एप्लीकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। तो आपको ऐसे अटैक्स के बारे में सोचना है कि कैसे कोई हैकर इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद ऐसे अटैक्स कर सकता है और उसकी रिपोर्ट बनानी है कि कैसे हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं और कैसे उसके लिए हम लोग मिटिगेशन स्टेप्स रख सकते हैं जिससे ये अटैक्स का जो डैमेज होगा वो कितना कम हो सकता है। और एक और चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे कि एक हैकर है, वो एक बेसिकली एक बैकडोर क्रिएट कर देता है और अब सिस्टम पे, और बैकडोर छोड़ के चला जाता है। तो ये आपके सिस्टम को वल्नरेबल बना देता है कि वो हैकर कभी भी फिर से आके फिर से डैमेज कर सकता है। और अगर आपको पता ही नहीं कि बैकडोर कहाँ है तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें सोच के रखनी है आपके हैकिंग मेथडोलॉजी के अंदर। तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए हम लोग SQL इंजेक्शन को लेते हैं। तो एज अ एथिकल हैकर आपको ये सोच के रखना होगा, अच्छे से दिमाग लगाना हो इस चीज़ के ऊपर कि कैसे कोई भी हैकर अटैक कर सकता है। मान लीजिए कि जो वेब एप्लीकेशन के साथ आप जो काम कर रहे हैं वो है लॉगिन और पासवर्ड, जिसमें वो लॉगिन और पासवर्ड ले रहा है। तो आपको ये जानना होगा कि जो लॉगिन एंड पासवर्ड है वो कैसे काम कर रहा है, उसके इंटरनल वर्किंग्स क्या हैं। और मान लीजिए कि ये जो लॉगिन और पासवर्ड हैं ये बेसिकली आपके डेटाबेस से
डेटा उठा रहे हैं, वो आपके टेबल से कनेक्टेड हैं, जिसमें कि वो क्वेरी जाती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इक्वल एडमिन और पासवर्ड इक्वल टू शैडो, और वो बेसिकली सारे यूजर का लिस्ट दे देगा जब ये आप कोई भी एडमिन और पासवर्ड डालते हैं। तो आपको ऐसे मन में विजुलाइज करना होगा कि ये सब कैसे बैक एंड काम कर रहा है, और फिर आपको इस विजुलाइजेशन का इस्तेमाल करना होगा देखने के लिए आप कैसे सिस्टम को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे माइंड मैप बनाया हुआ है कि माइंड डायग्राम बनाया हुआ है कि यहाँ पे एक विक्टिम है और विक्टिम ने यूजर नेम और पासवर्ड डाला, जब उसने यूजर नेम पासवर्ड डाला तो ये पासवर्ड और यूजर नेम गया सर्वर पे और उसने भेज दिया जो भी रिक्वेस्ट ये फंक्शन करता है। मान लीजिए कि वो यूजर लिस्ट भेजता है तो विक्टिम को यूजर लिस्ट भेजेगा। अब हैकर यहाँ पे क्या कर सकता है, हैकर बेसिकली वो ये सीक्वल क्वेरी को बेसिकली सीक्वल इंजेक्शन करता है, बेसिकली वो यूजर आईडी की जगह ये भेज देता है, तो उससे जो सर्वर है उसको एक अनवैलिडेटेड रिस्पॉन्स भेजता है जिसमें वो यूजर लिस्ट उसको दिखा सकता है। तो बेसिकली अटैकर ब्रेक कर रहा है पूरे सिस्टम को। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं मोबाइल डोमेन की। जो मोबाइल डोमेन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, मोबाइल आजकल हर जगह यूज हो रहा है और ऑलमोस्ट हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। मतलब कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और यहाँ पे बहुत ही सारे लोगों ने रिसेंटली मोबाइल यूज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि चीप इंटरनेट है और चीप मोबाइल भी अब अवेलेबल हैं, सस्ते। तो इसकी वजह से क्या है ना कि इतने सारे मोबाइल्स आ गए मार्केट में और इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं कि उसके नंबर ऑफ अटैक्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली कई बार सेंसिटिव डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी जो आप अटैक कर सकते हैं। स्पेशली जो गवर्नमेंट्स होती हैं, बाहर वाली गवर्नमेंट्स, उनके इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस इन चीज़ों पे ही काम करते हैं। अब ये जो अटैकर्स या फिर जो हैकर्स हैं वो बेसिकली मोबाइल नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं कोई भी वेरियस वल्नरेबिलिटी को उठा के, और मोस्ट ऑफ जो अटैक्स होते हैं किसी भी मोबाइल पे वो आपके बेसिकली यू नो अनट्रस्टेड एप्स की वजह से होता है। मतलब कि आप जब भी कोई अनट्रस्टेड जो गूगल से ट्रस्टेड नहीं है, या फिर आपको पता नहीं उसके बारे में, कहीं शेडी वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं, तो उससे कई बार चांस होता है कि हाँ ये मेरे सिस्टम पे मैलवेयर डाल रहा है। और जो आपके मेन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं मोबाइल डोमेन में वो बेसिकली आपका एंड्रॉयड हो गया, आपका आईओएस हो गया, आपका विंडोज हो गया और ब्लैकबेरी हो गया। अब विंडोज और ब्लैकबेरी इस उनकी मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, एक्चुअल में बात करें तो वो काफ़ी बहुत ही कम है, और ब्लैकबेरी वाले और विंडोज़ वाले बहुत कम नए फ़ोन्स निकालते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ठीक है, तो हम लोग मेनली बात करने वाले हैं एंड्रॉयड और आईओएस की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और एज अ एथिकल आपको आपको पता होनी चाहिए कि जो सिस्टम्स है वो कैसे काम करते हैं। एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के नोन वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं, उनके नोन एंट्री पॉइंट्स क्या हैं, आप क्या क्या एक्सपोज कर सकते हैं, वो कैसे काम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और उनको कैसे हैंडल करते हैं, तो वो सब आपको पता होना चाहिए कि और कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं इन पर्टिकुलर ओएसएस पे। अगर हम लोग बात करें एंड्रॉयड की यहाँ पे, तो एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एक प्रॉपर आर्किटेक्चर लेआउट है। तो आपको ये भी समझना होगा कि जो प्रॉपर आर्किटेक्चर लेआउट है वो कैसे चलता है और वो कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो जैसे कि हम लोग एंड्रॉयड को बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिनक्स कर्नल हो गया, आपके लाइब्रेरीज हो गए, एंड्रॉयड रन टाइम हो गया, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क हो गया, और आपके नॉर्मल एप्लीकेशंस इटसेल्फ हो गए। तो यहाँ पे जो लिनक्स कर्नल है वो बेसिकली आपके सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर फंक्शनैलिटीज रखेगा, जैसे कि आपके कैमरा ड्राइवर, आपका कैमरा कैसे चलता है, आपका वाईफाई कैसे चलेगा, आपका कीपैड, आपके ऑडियो ड्राइवर्स रहेंगे यहाँ पे, आपके फ्लैश मेमोरी ड्राइवर्स रहेंगे तो वो सब कैसे चलेंगे, आपका जो रिसोर्स मैनेजमेंट रहेगा आपके सारे एप्लीकेशंस के लिए वो यहीं से होगा, आपका पावर मैनेजमेंट भी यहीं से होगा, तो वो सब यहाँ पे। और फिर जो आपके लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरीज बेसिकली आपके फंक्शनैलिटीज को रन करने में मदद करते हैं। इसमें आपका सरफेस मैनेजर रहेगा, मीडिया फ्रेमवर्क, एसक्यूलाइट विल बी हियर, आपका एसएसएल, एसजीएल, लाइब्रेरीज, ओपन जीएल, फ्री टाइप, वेब किट सब यहाँ पे रहेगा। और फिर आपका जो एंड्रॉयड रन टाइम है बेसिकली वो सारी की सारी कोर एंड्रॉयड लाइब्रेरीज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और फिर उसका इस्तेमाल करता है
तो वो यूज़ होता है आपके बेसिकली खूब सारी चीज़ों के लिए, आपके एप्लीकेशंस को रन करने के लिए और आपका वर्चुअल मशीन सिस्टम यूज़ करने के लिए, जो आपकी मदद करता है आपके मल्टीपल एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। फिर आता है आपका एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। यहाँ पे आपके सारे एक्टिविटी मैनेजर, विंडो मैनेजर, कंटेंट प्रोवाइडर्स, आपका व्यू सिस्टम, आपका लोकेशन मैनेजर और आपका टेलीफोन मैनेजर और सारे आपके मैनेजर्स बेसिकली आपके एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के अंदर रहेंगे। और फिर जो एप्लीकेशन है इसके अंदर आपका होम रहेगा, ब्राउजर रहेगा, बेसिकली आपके सारे के सारे नॉर्मल एप्स रहेंगे। तो ये है इसका लेआउट, जहाँ पे एप्लीकेशन में सारे एप्लीकेशंस रहेंगे, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में आपके सारे मैनेजर्स रहेंगे, रिसोर्स मैनेजर, पैकेज मैनेजर, तो सारे मैनेजर्स यहाँ पे रहेंगे, कर्नल में नहीं। तो सारे के सारे जो आपके मैनेजर्स हैं वो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में रहेंगे। और लाइब्रेरीज में बेसिकली आपके लाइब्रेरीज यूज होंगी जो आपको फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करती हैं, रन टाइम में आपकी मदद होती है एप्लीकेशन रन होने की। और लिनक्स कर्नल में बेसिकली आपके कोर ड्राइवर्स रहते हैं और पावर मैनेजमेंट रहता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंड्रॉयड अटैक के, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो अनट्रस्टेड एपीके है, तो आपके एप्लीकेशंस के जो एक्सटेंशंस होते हैं वो डॉट एपीके होते हैं। मतलब कि विंडोज़ पे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो डॉट ईएक्सी होंगे और कोई भी एप्लीकेशन के, और आपके एंड्रॉयड पे डॉट एपीके होते हैं। तो जब आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर आईओएस का एप्पल के स्टोर से अगर डाउनलोड करते हैं तो वो सारे ट्रस्टेड ऐप्स होते हैं और उनमें जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर अगर आप ब्राउजर पे जाते हैं और इंटरनेट से कोई डॉट एपीके डाउनलोड करते हैं जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है और कोई शेडी वेबसाइट से कर रहे हैं, तो आप काफ़ी वल्नरेबल बना देते हैं अपने फ़ोन को, या फिर कोई भी जो भी करता है वो वल्नरेबल बना देता है। क्योंकि उस ऐप में कुछ भी हो सकता है, कोई स्पाईवेयर हो सकता है, उसमें कोई वायरस हो सकता है, या फिर कुछ भी चीज़ जो आपको हार्म कर सकती है। फिर आती है बात एसएमएस और ईमेल की। मैं एसएमएस और ईमेल को थोड़ा सा जोड़ के बोलूँगा क्योंकि ये थोड़ी सिमिलर चीज़ें हैं। जो आपका एसएमएस है, आपको पता ही होगा कि आप मैसेजेस भेजते हैं फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि कोई भी अननोन आदमी आपको कोई अनसॉलिसिटेड लिंक भेजेगा, मतलब कि आपको उस लिंक के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और बोलेगा कि आप इससे डाउनलोड करोगे तो आपको इतने सारे पैसे मिलेंगे, या फिर आपका डाउनलोड करने पे आपको एक बहुत बढ़िया फाइल मिलेगी। तो लोग कई बार डाउनलोड कर लेते हैं उस फाइल को जो लिंक में रहती है, और उससे क्या होता है कि वो बेसिकली मैलवेयर डाउनलोड कर देता है जो आपकी पूरी की पूरी डिटेल्स को रीड कर लेता है। अगर आपको कोई फाइनेंशियल डिटेल्स हैं जैसे आपका यूजर नेम, पासवर्ड आपके बैंक के लिए, तो उसका काफ़ी वो लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी ने भी वो लिंक को गलती से क्लिक कर दिया। तो अब आते हैं हम लोग ईमेल के बात में। अब ईमेल जो होता है वो आपका एसएमएस से काफ़ी सिमिलर होता है कि ईमेल में कोई भी अननोन पर्सन आपको ईमेल भेज सकता है किसी और को इम्पर्सनेट करते हुए, मतलब कि किसी और का भेस लेके आपको मेल भेज रहा है कि कि ये मान लीजिए कि ऐसा स्कैम हो सकता है कि एक हैकर या स्कैमर वो बेसिकली आपके फ्रेंड की इंफॉर्मेशन लेके आपको मैसेज भेजेगा कि हेलो दोस्त, मैं यहाँ पे खो गया हूँ और मेरे पास कुछ पैसे चाहिए मुझे, तो मुझे पैसे भेज दो, मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे दोस्त ने भेजा है तो मैं उसको ज़रूर वापस पैसे दे देता हूँ, बिना पूछे, बिना हेजिटेट किए आप ऐसे पैसे भेज देंगे। तो वो एक ऐसा स्कैम हो सकता है। या फिर एक और मान लीजिए कि आपका अमेज़ॉन जो है और जितनी बड़ी कंपनीज आपको रेगुलरली मेल्स भेजती रहती हैं, क्योंकि अगर अमेज़ॉन से आप कुछ खरीद रहे हैं तो आपको मेल आएगा कि हाँ आपने ये खरीदा है और ये आपकी डिटेल्स हैं। तो एक स्कैमर या फिर हैकर क्या कर सकता है, वो बेसिकली ये अमेज़ॉन को इम्पर्सनेट करे, मतलब उसके भेस में आएगा। मान लीजिए कि अगर अमेज़ॉन/प्राइम करके उसके मेल का नाम है, तो बेसिकली हैकर क्या करने की कोशिश करेगा, वो अमेज़ॉन.प्राइम पे आने की कोशिश करेगा, वो उससे मेल भेजेगा और फिर आपको ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर भेजेगा, डेटा लिख के वो सब, और उसमें बस अमेज़ॉन के लिंक की जगह वो खुद का लिंक डाल देगा और उस पर आप क्लिक कर देंगे गलती से, और उससे आपका बेसिकली वो आपको वेबसाइट रीडायरेक्ट कर सकता है हैकर की, और वो उससे आपके सिस्टम पे कंट्रोल कर सकता है या फिर कुछ भी डाउनलोड कर सकता है। तो ऐसे ईमेल भी थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है और इसके लिए थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि कैसे यूज़ कर रहे हैं। फिर बात आती है स्पाइंग की। जो स्पाइंग होता है वो काफ़ी वाइडली यूज्ड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं स्पाइंग मेथड। ये स्पेशली ऐसी जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे
दूसरे लोगों की इंफॉर्मेशन चुपके से देखनी होती है। मतलब कि आप गवर्नमेंट एस्पियोनाज की बात करें, जहाँ पे गवर्नमेंट एक दूसरे का जो डेटा है वो कलेक्ट करने की कोशिश करती हैं, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करती हैं और एक दूसरे को बेसिकली स्पाई करने की करती हैं, मतलब कि जेम्स बॉन्ड स्टाइल। तो वैसे ही वहाँ पे भी होता है। कई बार क्या होता है कि लोग बस आपका डायरेक्ट इंडिविजुअल्स का डेटा भी उठा सकते हैं, इंडिविजुअल को स्पाई कर सकते हैं, उनका डेटा रिकॉर्ड करके बेचना या फिर उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन से उनको ब्लैकमेल करना। ऐसे बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं स्पाइंग के थ्रू। अब जब हम लोग जनरली स्पाइंग की बात करें तो कई बार आपके मोबाइल में स्पाईवेयर हो सकता है और आपको पता भी नहीं हो। अगर मान लीजिए कि आप ऐसी कंट्री की कंपनी से मोबाइल खरीद रहे हैं जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बहुत अथॉरिटेरियन है, जो बेसिकली पूरे पूरे कंपनीज पे कंट्रोल रखती है और उनको बोलती है कि जितने भी कस्टमर्स हैं तुम्हारे, उनके सारा डेटा मुझे चाहिए। तो ऐसी कंपनी का अगर आप मोबाइल खरीदते हैं तो बेसिकली आपका जो डेटा है वो उस कंपनी के पास जा रहा है, क्योंकि वो कंपनी सीक्रेटली रिकॉर्ड करेगी और जिसको भी देना चाहिए या जिसको भी बेचना चाहिए या फिर अगर वो यूज़ करना चाहिए उसको एडवर्टाइजिंग के लिए, तो उसके लिए भी यूज़ करेगी। एक एग्जांपल देता हूँ। एक यूएस की कंपनी थी जिसने अपने कस्टमर्स को बताया था कि देखो कस्टमर्स, हमारे पास ये ऐप है, आप लोग ये ऐप डाउनलोड कीजिए और इसमें आपको खूब सारे सर्विस फिल करके आपको लॉटरी मिलेगी वो सब। तो लोगों ने उस ऐप को डाउनलोड किया, उन लोगों ने ऐप के जितने परमिशंस थी उसको ग्रांट कर दी और उनको जो फ़ायदा होना था वो हो गया। पर जो कंपनी थी उन्होंने सीक्रेटली क्या किया था, जो माइक्रोफोन की परमिशन लेके और वीडियो कैमरा की परमिशन लेके बेसिकली कस्टमर्स के डिटेल को रिकॉर्ड किया और उनके हिसाब पे एक ट्रेन मॉडल बनाया और एडवर्टाइज किया फिर वो मॉडल के साथ उन लोगों के ऊपर। तो ऐसे स्पाइंग बहुत सारी जगहों पे यूज़ हो सकती है, इवन इंडिविजुअल यूज़ में भी, मतलब कि एक आदमी पे भी हो सकती है और एक बड़ी सी गवर्नमेंट या फिर कोई भी कंट्री के ऊपर भी हो सकता है। फिर आता है ऐप सैंडबॉक्सिंग की बात। जब आप कोई भी ऐप डेवलप कर रहे हो एंड्रॉयड या फिर एंड्रॉयड पे, तो अगर आपको अच्छे से नहीं पता ऐप कैसे डेवलप करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सारे मेजर्स जो हैं वो जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको हमेशा ऐप को सैंडबॉक्स कर रखना चाहिए, उससे आपको अपने सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज पता चल जाएंगी। फिर आती है रूटिंग की बात। जो रूटिंग होती है वो एक बहुत ही मेन टाइप ऑफ अटैक होता है। तो जब हम लोग नॉर्मली रूटिंग की बात करते हैं कि आप अपने फ़ोन को रूट कर रहे हैं कि नहीं, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा एक्सेस है आप उनको एक्सेस कर रहे हैं। मतलब कि कर्नल के जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो नॉर्मली आपको अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप उनको अपने फ़ोन को रूट करके उनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग आईफोन की बात करें तो आईफोन बिल्कुल एक मैनेज एक्सपीरियंस है, जिसमें कि आप बहुत कम चीज़ें चेंज कर सकते हैं एंड्रॉयड से कंपेयर करके। वैसे भी एंड्रॉयड में भी आप बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ों को नहीं चेंज कर सकते अगर मैन्युफैक्चरर ने फ़ोन को ऐसे बनाया हुआ है, तो आप फ़ोन को रूट करके उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो रूटिंग है, अगर आपने अपने फ़ोन को रूट किया हुआ है तो आपके लिए बहुत बढ़िया कि आप कर्नल फीचर्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। पर अगर आपका फ़ोन रूटेड है और कोई हैकर आपके फ़ोन को हैक कर लेता है, तो वो बेसिकली आपके कर्नल फीचर्स को वो अपने लिए यूज़ कर सकता है। तो वो कोई सर्टेन फीचर्स रहते हैं और उनको इस्तेमाल करके बेसिकली आपके सिस्टम में मैलवेयर डाल सकता है या फिर आपके सिस्टम को लॉक कर सकता है या फिर बेसिकली आपके ऊपर स्पाई कर सकता है। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड्रॉयड अटैक्स: अनट्रस्टेड एपीकेज, एसएमएस, ईमेल, स्पाइंग, ऐप सैंडबॉक्सिंग और रूटिंग। तो मैं आप लोगों को एक अटैक के बारे में बताना चाहता हूँ, उसका नाम होता है टैब जैकिंग अटैक। जो टैब जैकिंग अटैक होता है वो आपके क्लिक जैकिंग अटैक की तरह होता है काफ़ी से। मतलब कि आप लोगों को क्लिक जैकिंग के बारे में नहीं पता तो मैं बताता हूँ। क्लिक जैकिंग बेसिकली आपके सिस्टम पे, अगर आपके सिस्टम पे मैलवेयर पड़ा हुआ है जो हैकर ने डाला हुआ है, तो और फिर आप अगर कोई कहीं भी जगह पे क्लिक करते हैं अपने सिस्टम पे, तो हैकर क्या करता है, वो आपका जो क्लिक है उसको रीडायरेक्ट कर देता है। अगर मान लीजिए आप वेबसाइट पे हैं और आप सर्च बटन दबा रहे हैं, तो हैकर क्या करेगा, वो आपका क्लिक को रजिस्टर करेगा और उस सर्च बटन पे नहीं डालेगा, वो अपने खुद के लिए यूज़ के लिए डाल देगा। तो आप जैसे ही क्लिक करते जाएंगे वो आपके सारे क्लिक्स यूज़ करके आपके बैंक वाली वेबसाइट के अंदर जा सकता है और आपके पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है अपने अकाउंट में या फिर कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। वैसे ही आपका टैप जैकिंग भी काम करता है, जिसमें कि जो हैकर होता है वो आपके बेसिकली फ़ोन पे जो टैप्स होते हैं ना, जो आप फ़ोन पे उँगली से टैप करते हैं, उनको हाईजैक कर लेता है बेसिकली। तो उसको हम लोग टैप जैकिंग कहते हैं। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो जो एंड्रॉयड वर्ज़न 3.4 था, उसमें ये एक बहुत बड़ा इश्यू था। उसमें एक चीज़ थी स्क्रीन ओवरले करके, जो बेसिकली आपका मदद करती थी
टैब्स को कैप्चर करने के लिए। और उसमें एक और फीचर था टोस्ट करके। ये जो टोस्ट फीचर था ये बेसिकली स्मॉल नोटिफिकेशन फीचर था, जिसमें कि कभी भी आप छोटी चीज़ें करते हैं तो वो आपको छोटे से नोटिफिकेशन देते हैं। आप लोग अभी भी देख सकते हैं कि अपने फ़ोन में कभी भी आपने कोई फ़ोटो को डिलीट किया तो आपको हल्का सा नोटिफिकेशन आता है कि यू डिलीटेड दिस फोटो। या फिर अगर आप कोई वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो आपको मैसेज आता है कि आपने वाईफाई से कनेक्ट किया। या फिर कुछ चीज़ को डाउनलोड करते हैं तो आपको बताता है कि आपने ये डाउनलोड कर दिया, तो उनको हम लोग टोस्ट कहते हैं। तो वो टोस्ट फीचर बेसिकली वही छोटे छोटे नोटिफिकेशन देता था। और ये जितने भी ये नोटिफिकेशन हैं ये सारे टाइम बाउंड है, मतलब कि वो 2 सेकंड के लिए रहेगा या फिर 1 सेकंड के लिए रहेगा और फिर गायब हो जाएगा। तो जनरली वो वैसा रहता है। तो इस केस में क्या हैकर क्या करता था या फिर कोई अटैकर क्या करता था, बेसिकली वो इस टोस्ट फीचर को एक्सेस कर लेता था और जो इसका टाइम बाउंड कंस्ट्रेंट था वो उसको हटा देता था। अब इसके टाइम बाउंड कंस्ट्रेंट को हटा देने से वो बेसिकली इसको फॉरएवर स्क्रीन पे रख सकता है, हमेशा के लिए वो स्क्रीन पे रख सकता है अगर चाहे तो मान लीजिए कि आपने एक पिक्चर को डिलीट किया और आप एक नोटिफिकेशन देखते हैं छोटा टोस्ट वाला जो बताता है कि आपने एक पिक्चर डिलीट कर दिया है। और जो हैकर है उस सिनारियो में वो बेसिकली उसका टाइम बाउंड हटा के वो उसको स्क्रीन पे रखे रहेगा। तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे ये जा क्यों नहीं रहे, तो आप उस पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो जो हैकर है वो क्या करता है कि वो उस टैब को वो बेसिकली रीडायरेक्ट कर देता है। तो आप एक्चुअली नोटिफिकेशन को हटाना चाह रहे हैं पर आप टैप कर रहे हैं और जो हैकर है वो बेसिकली वो टैप को ले रहा है पर वो उसको किसी दूसरे रीजन के लिए यूज कर रहा है। मतलब कि वो आपके टैप को रीडायरेक्ट कर देगा और आपके में भी फाइनेंशियल ऐप को खोल देगा या फिर आपसे कोई और परमिशंस ले लेगा। तो ऐसे वो गलत काम कर सकते हैं टैप जैकिंग के साथ। तो ये था हमारा एग्जांपल टैप जैकिंग का। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेटवर्क डोमेन की। जो नेटवर्क डोमेन होता है जिसमें एथिकल हैकिंग आती है वो थोड़ा सा और हार्डकोर डोमेन होता है। इसका मतलब कि नेटवर्किंग में आपको और चीज़ों के बारे में जानना होता है कि नेटवर्किंग कैसे काम करती है, प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानना होता है। और इस केस में नेटवर्क डोमेन्स में जो हैकिंग होती है वो थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। तो अगर कोई हैकर है वो आपके सर्वर्स को डायरेक्टली या फिर वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो नेटवर्क है उसको हैक करने की कोशिश करता है इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि वो आपका जो भी डेटा है आपके नेटवर्क के ऊपर जो ट्रैफिक हो रहा है और उसको चुरा ले या फिर उसके साथ कोई टैम्परिंग कर दे या फिर कोई बेसिकली आपको चोट पहुंचाने के लिए करता है। तो जब हम लोग नेटवर्क अटैक के बारे में बात करते हैं तो हमें 2 टाइप के अटैक के बारे में सुझाव आता है। सबसे पहला जो है वो है पैसिव नेटवर्क अटैक। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें बेसिकली जो अटैकर्स होते हैं वो बेसिकली आपके जो नेटवर्क है उसमें एक्सेस गेन करने की कोशिश करते हैं। और जब वो एक्सेस गेन कर लेते हैं और वो बेसिकली आपके जितने भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उन सबको मॉनिटर कर सकते हैं। पर इस टाइप ऑफ अटैकिंग में आप वो कोई डेटा को चेंज नहीं करते हैं और कोई चीज़ को छूते नहीं है, वो बेसिकली बस मॉनिटर करते हैं। तो ये बेसिकली डेटा स्पाइंग हो गया या फिर डेटा स्टीलिंग, ऐसा हो गया आपका पैसिव नेटवर्क अटैक्स। और जो आपके एक्टिव नेटवर्क अटैक्स होते हैं ये बेसिकली आपके ऐसे अटैक्स होते हैं जिसमें वो डिटेक्ट नहीं होते हैं, अटैकर्स जो होते हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि वो चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मैलवेयर डाउनलोड कर रहे हो, चाहे वो कोई इंपॉर्टेंट सेंसिटिव डेटा को डिलीट कर रहे हो, चाहे वो कोई चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हो या फिर एंक्रिप्ट कर रहे हो या फिर कैसे भी तरीके से वो चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बारे में पता चल जाता है जनरली कि कोई एक्टिवली हमारे सिस्टम में अटैक कर रहा है। पैसिव अटैक में जनरली पता नहीं चलता है कि कोई आया हुआ है और कोई हमारे डेटा को मॉनिटर कर रहा है वो सब। और एक्टिव अटैक में बेसिकली जो हैकर होता है वो हर चीज़ को एक्टिवली छूने की कोशिश करता है और मॉडिफाई करने और हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये है हमारे 2 टाइप ऑफ कैटेगरीज जिसमें हम लोग नेटवर्क अटैक्स देखते हैं, एक तो पैसिव अटैक और एक तो एक्टिव अटैक। तो अगर हम लोग इन अटैक्स को थोड़ा और डिटेल में देखें तो आप देखते हैं कि खूब सारे टाइप्स के अटैक्स आते हैं, जैसे कि एंड पॉइंट अटैक्स, मैलवेयर अटैक्स, वल्नरेबिलिटीज, एक्सप्लॉइट्स एंड अटैक्स, एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट्स। तो जो आपका एंड पॉइंट अटैक होता है इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं वो अनऑथराइज एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हो गई या फिर यूज़र हो गया, उनके एंड पॉइंट्स के थ्रू बेसिकली वो आपके सिस्टम में एक्सेस पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है।
फिर आता है आपका मैलवेयर अटैक। तो एंड पॉइंट के बाद आपका मैलवेयर अटैक आता है। एंड पॉइंट में बेसिकली वो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, और जो मैलवेयर अटैक है उसमें बेसिकली वो मैलवेयर फैलाते हैं। वो आपके आईटी रिसोर्सेज को करप्ट करते हैं, उनमें वो मैलवेयर डालते हैं जो सिस्टम को ख़राब कर सकता है, वो उसको डिलीट कर सकता है, या फिर डेटा को मॉडिफाई कर सकता है, या फिर कोई भी टाइप का डैमेज कर सकता है पूरे के पूरे सिस्टम पे। तो ये आपके मैलवेयर अटैक हो गए। इसका एक एग्जांपल होता है रैंसमवेयर अटैक, जिसमें बेसिकली जो हैकर है वो ऐसा मैलवेयर डाल देता है जिससे कि वो आपके सिस्टम को लॉक कर देता है और आप अपने सिस्टम को यूज़ ही नहीं कर पाते। इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट्स अटैक्स की। तो जब हम लोग वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट्स अटैक की बात करते हैं तो इसमें इस चीज़ की बात आती है कि जो आपके नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं, जितने भी आपके नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं, वो उनमें हमेशा नोन वल्नरेबिलिटीज होती हैं। आप कोई स्टैंडर्ड नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो उस स्टैंडर्ड नेटवर्क की वल्नरेबिलिटीज लोगों को पता रहती हैं, या फिर वो कोई टूल यूज़ कर लेते हैं जिससे कि उसके बारे में उन लोगों को पता चल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वो जो हैकर होता है वो इन वल्नरेबिलिटीज को जानता है, और उनसे जो एक्सप्लॉइट्स निकलते हैं वो उनको बेसिकली यूज़ करता है अटैक करने के लिए। अगर आप जानबूझ के कोई भी पुराना सा टूल यूज़ कर रहे हैं जिसमें ऐसा नोन वल्नरेबिलिटी है और जो पैचअप नहीं हुई है, तो वो बहुत बड़ा रिस्क होता है। जैसे कि अगर हम लोग SSL 3.0 की बात करें, तो इस टूल का इसका जो ओल्डर वर्जन है उसमें ऐसी वल्नरेबिलिटी थी जिसमें कि आप एक हार्ड ब्रेक अटैक कर सकते थे। तो वो एक नोन वल्नरेबिलिटी थी और हैकर्स इनको यूज़ करते हैं। और जो नोन वल्नरेबिलिटीज और एक्सप्लॉइट्स की बात आती है, तो ये आप लोगों को लगता होगा कि अरे अगर सब लोगों को नोन वल्नरेबिलिटीज के बारे में पता है तो वो क्यों यूज़ करेंगे, कोई मतलब ही नहीं बनता ना, क्योंकि हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वो फिर उसकी बात आ जाती है कि कितने रिसोर्सेज हैं और आप कितना ज़्यादा सिक्योर होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट्स अटैक्स। अब बात करते हैं एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट्स। तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अटैक्स होते हैं। इसमें क्या होता है ना, इसमें आपका जो हैकर रहेगा वो खूब सारी लेयर्स में अटैक करेगा। वो वो क्या कर सकता है, वो बेसिकली आपके सिस्टम में एक बैकडोर छोड़ के चला जाएगा, और ये बैकडोर छोड़ के जाने के बाद वो बेसिकली मल्टीपल टाइम्स अटैक कर सकता है। मतलब कि उसने पहली बार तो छोड़ दिया वो बैकडोर, फिर वो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार ऐसे आता ही जाएगा। वो बैकडोर को एक्सेस करके आपके सिस्टम में कोई भी चेंजेस करना चाहे या फिर कोई भी डेटा को स्टील करना चाहे, वो ये सारी चीज़ें कर सकता है, और उससे वो फ्यूचर में और ज़्यादा डैमेज कर सकता है आपके सिस्टम में। और कई बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कि बैकडोर है कहाँ। जो साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स रहेंगे या जो एथिकल हैकर्स रहेंगे उन लोग को शायद पता ही ना चले कि ये बैकडोर्स हैं कहाँ। तो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स चाहिए होते हैं पहले से ही। तो ऐसे मल्टीलेयर अटैक में आप ये भी नहीं जान पाएंगे कि हो क्या रहा है। वो ऐसे कर सकता है कि पहली बार आया, उसने बैकडोर बनाया और उसने कुछ फाइल्स को डिलीट करने की कोशिश की, और फिर दूसरी बार आया, इस बार वो जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो आप अपनी कंपनी के अंदर विद इन बात करते हैं उसको इंक्रिप्ट कर दी, तो आप लोग उसके बारे में पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। फिर थर्ड टाइम वो आया फिर से, और उसने कुछ मैलवेयर डाल दिया सिस्टम में, और उससे पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो गया। तो ये था आपका एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, जिसमें आप परसिस्टेंटली देख सकते हैं कि आपका थ्रेट है वो हो रहा है, और आपके जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो एक्सप्लॉइट हो रही हैं। तो ये थे हमारे खूब सारे नेटवर्क के अटैक्स जो हो सकते हैं नेटवर्किंग में। और एक और चलिए बात करते हैं रैंसमवेयर की। तो रैंसमवेयर से आप लोगों को बेटर आइडिया मिलेगा। तो जो एक काफ़ी पॉपुलर रैंसमवेयर जो रिसेंट टाइम्स में हुआ था वो था WannaCry रैंसमवेयर अटैक। वो आपका मई 2017 में हुआ था, और वो बेसिकली आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे अटैक हुआ था। और उसमें जो हैकर्स थे उन लोगों ने WannaCry रैंसमवेयर क्रिप्टो वर्म का इस्तेमाल किया था, जिससे वो पूरे के पूरे सिस्टम को लॉक कर देता था और फिर आपको ऐसी स्क्रीन देता था जिसमें वो आपसे बोलता था कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपके जो डेटा है उसको हम लोग वापस नहीं करेंगे, और आप लोग रिकवरी नहीं कर पाओगे अपने डेटा को, या फिर वो जो डेटा था उसके साथ जो भी करना चाहते थे वो कर सकते थे। तो वो बेसिकली मान रहे थे कि मुझे बिटकॉइन में पैसे दो, और बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करती है। तो उसमें वो पैसे मांग रहे थे जो अनट्रेसेबल होता है, जिसको आप ट्रेस ही नहीं कर सकते, और अगर नहीं देते तो वो सिस्टम को हमेशा के लिए बंद रखता है। ठीक है, तो ये था रैंसमवेयर अटैक। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, वो है हमारा DDoS अटैक के बारे में जो हो सकता है। ये होता है आपका डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो इसमें क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं वो बेसिकली जो सर्वर्स होते हैं उनको गिराने की कोशिश करते हैं। वो ऐसी कोशिश करते हैं कि जो सर्वर है वो इतनी सारी रिक्वेस्ट ले ही नहीं पाएगा,
और वो अपना एक्चुअल जो उसका काम है वो कर ही नहीं पाएगा। तो इसका अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए कि आप एक आदमी हैं जो पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा प्लेस में कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आपको हर चीज़ चाहिए जो मेन्यू पे है। तो जो पिज़्ज़ा हट वाला है या फिर जो पिज़्ज़ा प्लेस वाला है वो सुनेगा आपकी रिक्वेस्ट और फिर नोट कर लेगा, और फिर वो बेसिकली आपका ऑर्डर जो है वो बनाने लग जाएगा। अब आप दूसरे फ़ोन से फिर से पिज़्ज़ा प्लेस को कॉल करते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि हाँ, मुझे फिर से सारी की सारी चीज़ें चाहिए। तो पिज़्ज़ा प्लेस वाला बोलेगा हाँ ठीक है, मैं वो फिर दूसरा ऑर्डर लेता है। फिर ऐसे आप 3 10 बार कॉल करते हैं, वो 10 बार वही सारी चीज़ों को बनाने का ऑर्डर ले लेता है। अब इसमें क्या होता है कि जो पिज़्ज़ा प्लेस है वो बेसिकली बिजी हो जाती है ऐसे ऑर्डर को बनाने के लिए जो कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं। मतलब आपने तो मज़े के लिए ऑर्डर बोला और आप एक्चुअली में एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं और ना आप पे करने वाले हैं। तो उससे जो पिज़्ज़ा प्लेस है वो पूरा पूरा बिजी हो जाएगा एक फेक ऑर्डर को बनाने में, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। और जो एक्चुअल कस्टमर्स हैं वो उनको मना कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल कस्टमर्स आपके इंडिविजुअली आएंगे और सेंसिबल रिक्वायरमेंट्स बोलेंगे कि हाँ मुझे एक पिज़्ज़ा चाहिए और एक बर्गर चाहिए, वो हर चीज़ नहीं चाहेंगे मेन्यू पे। तो वो इंडिविजुअल कस्टमर्स जो एक्चुअल काम करना चाह रहे हैं, वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो पिज़्ज़ा प्लेस बिजी रहेगा। तो ऐसे ही आपका डीडॉस अटैक भी होता है। जो आपका हैकर होगा वो एक अटैक को इनिशिएट करेगा एक सेंट्रल सर्वर से, जहाँ से जो सिग्नल है वो आपके ज़ॉम्बी नोड्स पे जाएंगे, जो आपके बॉटनेट नोड्स होते हैं। तो वो उन नोड्स पे अटैक इनिशिएट होगा वहाँ से, और वो सारे के सारे नोड्स आपके जो विक्टिम सर्वर है उसको अटैक करेंगे। बेसिकली उस पर रिक्वेस्ट भेजेंगे, ट्रिलियंस या फिर बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट। तो उससे जो सर्वर है वो बेसिकली काम नहीं कर पाएगा, वो इतनी सारी रिक्वेस्ट हैंडल ही नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा। या फिर वो अगर हैंडल कर पा रहा है तो एक्चुअल जो कस्टमर्स हैं जो वो सर्वर को यूज़ करना चाह रहे हैं वो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम लोग डिनाइल ऑफ सर्विस कहते हैं। वो हो गया आपका डीडॉस अटैक। अब इसका अगर एग्जांपल दूं तो ये एक बार गिटहब को हो चुका है। तो गिटहब है वो यूडीपी यूज़ करते हैं एक चीज़ के लिए जिसका नाम है मेम कैशिंग। तो मेम कैशिंग के लिए वो लोग यूडीपी का इस्तेमाल करते हैं। अब यूडीपी जो प्रोटोकॉल है वो थोड़ा सा लेस सिक्योर है पर वो ज़्यादा फास्टर है। तो इसका जो हैकर्स थे उन्होंने फ़ायदा उठा के बेसिकली उस पर उन्होंने डीडॉस अटैक कर दिया, जिससे कि जो उनका सर्वर था वो ट्रिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट लेने लग गया, और ट्रिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट लेने से वो बेसिकली मर गया, वो गिर गया। तो उससे जो डाउन टाइम आया था वो गिटहब का बहुत बड़ा था। उन लोगों ने ऑब्वियसली उसके लिए बाद में प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए, पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये एक डीडॉस अटैक हो सकता था। और अब हम लोग आते हैं बात करने की कि और कौन कौन सी डोमेन्स हो सकती हैं। अब हम लोगों ने तो देख लिया कि सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन्स जो हैं वो हैं वेब एप्लीकेशन डोमेन एंड मोबाइल डोमेन और आपका नेटवर्क डोमेन। तो ये हमारी 3 मेन डोमेन्स हो गई। पर इसके अलावा भी और अपकमिंग डोमेन्स हैं, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, आईओटी हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, एज कंप्यूटिंग हो गई। तो आपको जो क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, बेसिकली आपके जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो बोलते हैं कि आप हर चीज़ क्लाउड पे डाल दीजिए और आपको कुछ भी ऑन प्रेमिस नहीं करना। मतलब कि आपको अपने पास कुछ हार्डवेयर होने की ज़रूरत नहीं है, आप हर चीज़ के लिए हम पे रिलाई कर सकते हैं। उनके बड़े बड़े डेटा फार्म्स और डेटा सर्वर सिटीज़ रहेंगे जहाँ पे वो सर्वर्स रख रहे होंगे जो आपको रेंट पे देते होंगे, और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल बहुत सारे लोग शिफ्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने माइग्रेशन के बारे में सुना होगा, क्लाउड माइग्रेशन। तो उससे लोग बहुत ज़्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग और फास्टर हो रही है। तो इसका जो पोटेंशियल है क्लाउड कंप्यूटिंग का वो बहुत बढ़ने वाला है। अभी भी अगर आप देखें तो एथिकल हैकर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी डोमेन ऑलरेडी है क्लाउड कंप्यूटिंग। और इसके अलावा हमें आईओटी आती है। अब आईओटी अभी राइट नाउ इतनी ज़्यादा नहीं है। आप हर घर में नहीं देख रहे हैं कि हर चीज़ स्मार्ट है, स्मार्ट डोर, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट हीटर, ऐसे हर घर में नहीं है। पर धीरे धीरे हर घर में आना शुरू हो जाएगा और उससे भी डिमांड बढ़ जाएगी कंपनीज की जो ये प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज और डिवाइसेस, कि हमें एथिकल हैकर्स चाहिए जो हमें रिपोर्ट देंगे कि क्या सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। और फिर आती है ब्लॉकचेन की बात। ब्लॉकचेन भी एक नई टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे भी अभी ज़्यादा बढ़ाव नहीं आया पर वो धीरे धीरे बढ़ने वाला है। अगर इसके एग्जांपल दूँ तो आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर शायद पता हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया बिटकॉइन के बारे में, और फिर एथीरियल, और फिर और बहुत सारे टाइप ऑफ आपके क्रिप्टो कॉइन्स हो सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी। फिर आता है एज कंप्यूटिंग। अब एज कंप्यूटिंग बेसिकली ऐसी टाइप की कंप्यूटिंग होती है जिसमें कि आप
एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपना पूरा पूरा डेटा है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं एक स्पेसिफिक लोकेशन में जहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है। तो जब वो कंप्यूटिंग और स्टोरेज आपकी लोकेशन के पास लाता है या फिर कोई भी कस्टमर के लोकेशन के पास लाता है, उससे जो रिस्पॉन्स टाइम होता है और जो स्पीड होती है, जनरल स्पीड, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम लोग नेटफ्लिक्स की बात करें तो वो लोग एज कंप्यूटिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कोई शो देखना चाह रहे हैं जो अमेरिकन शो है, जैसे कि हाउस ऑफ कार्ड्स, या फिर अगर पापा दे कासेल देखना चाह रहे हो, मनी हाइस्ट, तो उसके लिए जो एक्चुअल फाइल्स हैं जिनमें ये है, वो कहीं और स्टोर्ड हो सकती हैं, जैसे कि वो अमेरिका में शायद स्टोर्ड हों या फिर यूरोप में कहीं स्टोर्ड हों। पर जब आप उनको देखने जाएंगे तो वो फाइल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी कोई इंडियन सर्वर पे या फिर कोई भी सब कॉन्टिनेंट सर्वर, या जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ के सर्वर पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। और ट्रांसफ़र हो जाने के बाद आप उसको काफ़ी ईजिली स्ट्रीम कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो नेटफ्लिक्स का एल्गोरिदम है उसको और फास्ट बना देता है और लोडिंग टाइम्स को बहुत ही कम कर देता है। इससे कस्टमर्स को जो एक्सपीरियंस आता है वो बहुत बढ़िया आता है। तो ये है आपकी एज कंप्यूटिंग। तो ये था हमारा कोर्स एथिकल हैकिंग के ऊपर। मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी एक्सटेंसिव नॉलेज मिली इस डोमेन के बारे में। आपने जाना कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, उसमें क्या-क्या टाइप के अटैक्स हो सकते हैं, क्या-क्या टाइप के डोमेन्स होते हैं, क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं रियल लाइफ़ के जो हो चुके हैं, और क्या जनरली प्रोसीजर होता है एक एथिकल हैकर को बनने के लिए। तो मैं होप करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत बढ़िया फाउंडेशन था, जिसको आप लेके अपने लिए एक बहुत बढ़िया करियर डायरेक्शन बनाएँगे। और फिर से दोस्तों मैं आप लोगों को ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक फ्री इनिशिएटिव है जो ग्रेट लर्निंग ने शुरू किया है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट आपको मिलेगा, और वो भी खूब सारी बड़ी इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर। और ये सब कंप्लीटली फ्री रहेंगे। रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाइए। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आप कभी भी हमारे वीडियोस या कोई नए अपडेट्स को नहीं मिस करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो हमें थोड़ा प्यार दिखाएं और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सबके साथ भी ये नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो उसको नीचे कमेंट सेक्शंस पे लिखें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे।